और अब्दुल रज़ाक जब विजयनगर आए वो दंग रह गए वहाँ की चकाचौंध देखकर। तो मेरे मन में सवाल आ रहा कि उन्होंने बनाया कैसे हो? ये खुद को मुगल्स नहीं बुलाते थे। ही इज मैसेकरिंग मुस्लिम्स लाइक एनीथिंग। तो ये जो आईएस वाले जो कैलिप करते रहते उसको हिब्लू खान ने निपटा दिया था। तैमूर जब अटैक कर रहा है कहीं पे, नॉन मुस्लिम्स के ऊपर अटैक कर रहा है, वो रेफर कर रहा है होली बुक को। वो तो भारत में दफन भी नहीं होना चाहता था। बाबर और बाबरी मस्जिद कितना गहरा कनेक्शन। तो ये जो बाबरी मस्जिद है इसका बाबर के बजाय इन दोनों में से किसी एक से कनेक्शन है। बाबर ने उसको सबसे पहली बार काबुल के कैंप बाजार में देखा था मतलब बाबर LGBTQ कम्युनिटी से आता था। ताज बना भारत के खून से, ताज बना भारत के पैसे से, ताज बना भारत के आर्टिसंस से। काहे का ताज तुम्हारा? वो 53% टैक्स देने वाले 7.5 मिलियन लोग भूख से मर रहे थे। ठीक उसी वक्त उन लोगों की जान बचाने के बजाय वो साला अपनी मरी हुई लुगाई के लिए महल बनाने की सोच रहा था। नमस्ते आवाज सर, द ज्ञान जन हट के शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? नमस्ते, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर के। एंड जब से मैं आया हूँ, द हॉस्पिटलिटी जो आप मुझे दे रहे हैं, देख के तो लग रहा है बस यहीं मैं रह जाऊँ। धन्यवाद। नहीं सर, आप गेस्ट हैं हमारे। सर बाबर के ऊपर आपने किताब लिखी है। हम लोग इसके ऊपर बात करें उससे पहले सर एक बात कहना चाहूँगा। अभी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे, जब हम लोगों ने शूट शुरू किया उससे पहले, मतलब ऐसी इच्छा हो रही थी कि आप बस बोलते चलो और मैं सुनता चलूँ। मतलब इतना अच्छा लग रहा था। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, जितना भी आपने बोला हर चीज़ को बेकिंग देने के लिए फैक्ट है। ये मेरे को सबसे, और यही असल में मेरे पॉडकास्ट शो शुरू करने का मकसद है। क्योंकि आज सोशल मीडिया के इस ज़माने में जहाँ 30-30 सेकंड की रील्स बना के हिस्ट्री लोगों को बताई जा रही है, उसमें डिस्टोर्टेड हिस्ट्री लोगों तक पहुँच रही है, बिना सर पैर के हिस्ट्री। इसी मकसद के साथ मैंने पॉडकास्ट शुरू किया था कि चाहे अच्छा बुरा, भाई हिस्ट्री के अंदर सब कुछ होगा, अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, सभी हम लोग लोगों के सामने ला के रखें विथ फैक्ट, ताकि लोगों तक सही हिस्ट्री पहुँच सके और उसके बेसिस पे लोग जजमेंट भी बनाए, ओपिनियन भी बनाए और उससे सीखे भी। मेन मकसद है कि उससे सीखे भी कि जो हम लोगों ने हिस्ट्री में गलतियां करी वो गलती हम लोग नहीं करें। तो सर सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी बुक के बारे में बात करके। क्यों जरूरत लगी सर आपको बाबर के ऊपर किताब लिखने की? मेरे पिताजी हिस्टोरियन है और बचपन से इतिहास की कहानियाँ, मैं इतिहास की कहानियाँ ही बुलाऊंगा, क्योंकि जब कोई तीसरा इंसान वो बता रहा है आपको, अगर वो हिस्ट्री का प्रोफेसर भी है, आपको कहानी ही बता रहा है, एक इंटरिम रिपोर्ट आपको दे रहा है। वो कहानियाँ हमेशा बचपन के भाग बन करके रह गए, चाहे वो अशोक या चंड अशोक की कहानी हो। चंड अशोक भी मैं बहुत ही एक स्पेशल रेफरेंस से बता रहा हूँ। उसका भी एक रीज़न है, मौका मिलेगा तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चाहे वो चंद्रगुप्त की कहानी हो, या फिर समुद्रगुप्त की कहानी हो, या फिर अकबर द ग्रेट की कहानी हो, या फिर हर किसी की कहानी जीवन में या बचपन में पूरी तरह से बैठ गई थी। मेरे पिताजी के पास लोग आते थे पढ़ने के लिए, वो होता है। और छोटे शहरों में आप अक्सर ये देखेंगे कि कॉलेज की पढ़ाई के बाद कई बार स्टूडेंट कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको बाद में प्रोफेसर के पास जाकर के कुछ एक्स्ट्रा स्टडीज़ लेने की कोशिश करते हैं। तो मैं उनके साथ बैठ जाया करता था और सुनता था कहानियाँ। मुझे इतिहास सुनना बड़ा अच्छा लगता था। इतिहास से कनेक्टिविटी हो चुकी थी, क्योंकि एक आप ये बोल सकते हैं एक पेडिग्री की तरह मुझे दे दिया गया था। अच्छा सर, यहाँ आपको हल्का सा रोकना चाहूँगा, क्योंकि जब मैंने आपकी बुक पढ़ना शुरू की, वो जो मैंने पहली लाइन आपकी बुक की पढ़ी, तो लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मेरी लाइफ की कहानी पढ़ रहा हूँ। क्योंकि आपको भी ये जो हिस्ट्री का बीज आपकी लाइफ में बोया गया वो आपके फादर द्वारा बोया गया, और मेरा भी कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंस था। मैं भी ऑलमोस्ट 10 या 11 साल का था, तभी पापा ने मुझे एक जियोपॉलिटिक्स पे बुक लाके दी थी, आधुनिक युग का भारत, वो टाइटल था बुक का। उसमें 1971 की वॉर, 65 की वॉर, नेहरू जी की, इंदिरा जी की, राजीव जी की कहानी, यूएसएसआर का रोल, यूएसए का रोल, उसने जो मेरे अंदर जियोपॉलिटिक्स के लिए इंटरेस्ट क्रिएट किया, उसकी वजह से आज मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। सो मुझे मतलब ये थोड़ा सा हम लोग लीक से हट के बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक कोई भी बच्चा, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बचपन में ही उसे सही मार्गदर्शन दिया जाए और उसे सही रास्ते पे धकेला जाए। क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि, क्योंकि पहले मेरे को लगता था कि ये सिर्फ मेरे साथ में हुआ, लेकिन जब मैंने आपकी बुक पढ़ी तो डिट्टो चीज़ आपके साथ में भी हुई। तो अगर एक छोटा सा इवेंट हमें एक पूरे के पूरे रास्ते पे धकेल सकता है, तो सेम चीज़ ये नेगेटिव वे में भी तो हो सकती है ना। बिल्कुल है ना। अगर किसी को गलत कुछ मिल जाए
तो फिर आगे चल के गलत रास्ते पे जाएगा और फिर वो आगे चल के गलत काम ही करेगा। सो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बचपन में ही, और ये माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चे को फोर्स ना करें, अलग अलग टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें उसके सामने रखें, फिर वो जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट जगेगा वो उस ओर आगे जाए। बिल्कुल। और मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानता हूँ कि मेरे पिताजी हिस्टोरियन हैं। हालांकि अब ही हैज़ रिटायर्ड, लेकिन उसका इम्पैक्ट रह गया था। मैं 4 साल का था जब ये बाबरी वाली घटना घटी थी और स्ट्रक्चर गिराया गया था। मुझे नहीं पता सही था या गलत था। मैंने कई बार इसको कॉन्टेम्पलेट करने की कोशिश किया है, हर एंगल से मैंने देखने की कोशिश किया, तो उसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला कि क्या वो सही था या गलत था। लेकिन उस समय न्यूज़पेपर्स के पन्नों में बाबर, दूरदर्शन पे मुग़ल आज़म दिखाया जाना, रविवार की शाम के 4 बजे बैठ जाना, अगर मुग़ल आज़म आ रहा है चाहे वो कितनी बार भी रिपीट हो तो वो देखना है, क्योंकि ऑफ कोर्स पृथ्वीराज कपूर की अलग बात है और था कि मुग़ल आज़म एक हिस्टोरिक कहानी है और एक बहुत बड़े बादशाह की कहानी है जो कि जिनका नाम अकबर हुआ करता था, ऐसा मानते थे। तो उसके बाद जब एनसीईआरटी की पुस्तकें आई, वहाँ पे भी जब इतिहास की बात होती थी तो वहाँ पे कभी विजयनगर के बारे में नहीं ज़्यादा बताया गया। कभी ये नहीं बताया गया कि जिनको आज हम मुग़ल बताते हैं, उनके जो एक पूर्व के वंश ये थे एंसेस्टर, उनका नाम था शाहरुख। तो शाहरुख जो थे वो तैमूर के सुपुत्र थे। तो उन्होंने अपने एम्बेसडर अब्दुल रज़ाक को भेजा था विजयनगर एम्पायर। और उस समय ऐसा माना जाता था कि जो हेरात है वहाँ का, जो समरकंद का सबसे अमीर इलाका है और बहुत ही समृद्ध है। लेकिन उन्होंने सुना था कि कहीं तो कोई विजयनगर है जो कि जहाँ पे सोने चांदी की बहाव ही होती है, रत्न ऐसे बेचे जाते हैं, ऐसे दिखते हैं जैसे कि मतलब वो बाज़ार ही लगते थे उसके। तो उन्होंने अपने एम्बेसडर या दूत अब्दुल रज़ाक को भेजा और अब्दुल रज़ाक जब विजयनगर आए तो वो दंग रह गए वहाँ की चकाचौंध देख करके। वो ये बताते हैं कि जो हेरात का जो सबसे बड़ा बाज़ार है उससे भी बड़ा तो यहाँ के राजा का महल है। अच्छा। हाँ, तो अब्दुल रज़ाक ने जब ये बात बताई और उन्होंने काफ़ी और भी डिटेल्स ऐड की हैं, लेकिन इस घटना का जिक्र या फिर इस अकाउंट का जिक्र एनसीईआरटी में कहीं पे भी नहीं आता था। तो लोग ये आर्गुमेंट करेंगे, नहीं विजयनगर की बात होती, हाँ विजयनगर की बात हुई है, लेकिन आप ये महत्वपूर्ण है कि आप किसके बारे में, किस संदर्भ में और कब क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि जो एनसीईआरटी का प्रिटेक्स्ट सेट किया गया था उससे ये बिल्कुल समझ में आ गया था कि हमारा इतिहास अगर अशोक से शुरू होता है तो मुग़लों पे कहीं ना कहीं हमारा समृद्धशाली समय ख़त्म हो रहा है और उसके बीच में क्या है, उसके बाद क्या है, ज़्यादा कुछ पता नहीं था। एक कहीं ना कहीं एक ये था कि मुग़ल के लिए एक, आप मैं ऑब्सेशन नहीं बोलूँगा, बट कहीं ना कहीं मुग़ल एक दिल में जगह बना करके बैठ गए थे कि कोई तो हैं ये लोग। और मैं आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने गया। हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में मुग़ल आर्किटेक्चर के बारे में बहुत कुछ बताया जाता था, और चाहे वो ताजमहल हो या फिर लाल किला या फिर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, इन सब का जिक्र होता था। और ये बताया जाता था कि वो पीरियड जो था हमारे आर्किटेक्चर के लिए एपिटोम था और बड़ा गोल्डन एरा था। अब इंडियन आर्किटेक्चर के लिए, हाँ, इंडियन आर्किटेक्चर के लिए वो बड़ा ही गोल्डन एरा था। एक सेकंड सर, ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक बात बोल रहे हो आप, क्योंकि आजकल सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं वो लोग तो ये क्लेम करते हैं सोशल मीडिया पे बैठ के कि ये जो आर्किटेक्चर है ये तो मुग़लों की देन है। Yes. हमको तो कुछ भी बनाते हुए नहीं आता था इंडिया को। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता जाता है कि अब और ये बिल्कुल आप इनको सो कॉल्ड सो कॉल्ड लिबरल या जो भी लोग हैं उनको आप भूल जाओ। यहाँ पे तो आर्किटेक्चर स्कूल में उसकी बात हो रही है, मतलब आर्किटेक्चर कॉलेज में। अच्छा। मैं तो आर्किटेक्चर का स्टूडेंट हूँ, मेरे कॉलेज में ये बात हो रही है आर्किटेक्चर स्कूल में कि मुग़लों ने हमको आर्किटेक्चर विरासत में दिया। और तो और भी मेरा मुग़लों के लिए
झुकाव बढ़ता गया, इंटरेस्ट डेवलप होता गया। सो आप ये देखें एक्सपोनेंशियली, कहीं ना कहीं, नॉट इवन ग्रेजुअली बट एक्सपोनेंशियली मेरा झुकाव मुगल्स की तरफ बढ़ता जा रहा था। लेकिन एक दौर था, इसके बारे में अगर मौका मिलेगा तो हम आगे बात कर सकते हैं, लेकिन एक दौर था जब मैं खुद को मार्क्सवादी मानता था, और एक जर्नी इन अजंता केव ने मेरे पूरे विचारधारा को बदल दिया, तोड़ मरोड़ दिया। मुझे ऐसा लगा कि जो मैं सोचता था वो गलत था, और अभी भी मेरे मन में मुगलों के लिए कोई ये नहीं हो रहा है कि मैं उनके बारे में बुरा सोच रहा हूँ, या विचार मेरे अभी भी वैसे ही हैं। लेकिन वहाँ से मेरी एक जर्नी शुरू हुई इंडिक आइडियाज़ को समझने के लिए। तो अब उसमें वो जो परिवर्तन आया और मैं इंडिक थॉट्स की तरफ बढ़ता गया, और मैं थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया बुद्धिज़्म के बारे में। और जब आप रिलीजन तो मेरा सर यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप हार्ड कोर कम्युनिस्ट थे, मतलब जैसा मैंने आपके बारे में सुना है, एक ज़माने में हार्ड कोर कम्युनिस्ट थे, वहाँ से आपने पूरा चेंज किया है ना। और ये जो चेंज हुआ वो अजंता एलोरा की जो गुफाओं में आप गए, और जब आपने इंडिया मतलब हमारा जो देखा वहाँ पे पूरा, सिर्फ उस एक चीज़ ने सब कुछ बदल दिया। वो बड़ा डीप इंस्टेंस था, इट वाज नॉट जस्ट लुकिंग एट इट। आपको मतलब क्या महसूस हुआ? मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ वहाँ पे। तो वो इंस्टेंस ऐसा था कि जब आप अजंता की गुफाओं के अंदर घुसेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे पेंटिंग्स मिलेंगे, और जो पेंटिंग्स हैं, जो कि मैं आर्किटेक्ट था, आर्ट के लिए रुझान था, तो मेरे लिए कोई एक्सेप्शनली, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन द पेंटिंग्स, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ बहुत ही वाव है। हालांकि बिकॉज आई हैड सीन द पिक्चर्स, मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी थी, तो पेंटिंग्स मुझे ज़्यादा वो नहीं अट्रैक्ट नहीं किए। लेकिन मेरे मन में ये सवाल आया कि इतनी डार्क गुफाओं के अंदर इन्होंने पेंटिंग की कैसे? लाइट तो है नहीं। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे जो मुझे इन्फॉर्मेशन बाद में प्रोफेसर देशपांडे से मिला, प्रोफेसर देशपांडे वहाँ उस रीजन के एक जाने माने आर्किटेक्ट हैं, ओके, एकेडमिक आर्किटेक्ट। उन्होंने बताया कि उस समय तो लाइट का सोर्स होता था या तो आग या अग्नि या फिर सूर्य। सूर्य की किरण वहाँ पहुँचती नहीं है। आग आप अगर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये जो ऑर्गेनिक कलर्स होते हैं वो प्लांट से बनाए जाते हैं, तो ऑर्गेनिक कलर उस आग के से उसके कार्बन की वजह से पेंटिंग्स खराब हो जाएंगे। तो आग भी यूज़ नहीं कर सकते? आग भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे मन में सवाल आ रहा है कि उन्होंने बनाया कैसे होगा? यस, तो वो क्या करते थे, उन गुफाओं के अंदर अगर आप जाएंगे, उसके अंदर गड्ढे हैं। आप गुफा के अंदर घुसेंगे तो आपको स्टेप डाउन करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ गड्ढे होते हैं। तो वो लोग क्या करते थे, उसके अंदर पानी डालते थे, और वो जो लोकेशन है केव का वो कुछ ऐसा है कि साउथ, उसका शेप कुछ ऐसा है हॉर्स शू की तरह, यू। और जो ये यू है वो फेस करता है साउथ की तरफ, और साउथ में सन एक सर्टेन एंगल में होता है। तो वो क्या करते थे, वहाँ पानी डाल करके कुछ रिफ्लेक्टिव मेथड से सन को रिफ्लेक्ट करवा करके दे जनरेटेड द लाइट। ये टेक्निक उन्होंने मतलब इतना उन्होंने सोच लिया था उस वक्त। और ये मेरे लिए एक चेंजिंग पॉइंट था, मेरे रोएं खड़े हो गए थे, क्योंकि मेरे लिए वो बड़े ही इनोवेटिव लोग नज़र आए, बड़े ही साइंटिफिक, और आप ये बोल सकते हो कि ये वो लोग थे जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए साइंस के किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते थे। Exactly. और वो सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज़ करके लाइट जनरेट करके पेंटिंग्स बना रहे थे, और आई वॉज ऑलवेज अ लाई ऑफ साइंस। तो मेरे लिए वो टर्निंग पॉइंट था। ओके। और जब मैंने ये सब कुछ पढ़ना शुरू किया, और जब आप रिलीजन्स को देखना शुरू करते हैं तो आप कल्चर से लिंक्ड हो जाते हैं, कल्चर से लिंक्ड होते तो इतिहास आता है। सो अब ये वो दौर आ चुका है जब ये सब कुछ हो चुका है एंड एवरीथिंग इज़ डन, कहानी बदल चुकी है, भारत का पॉलिटिकल माहौल बदल चुका है। लेकिन मुगल्स हर बार डिबेट में है। कई बार नाम बदलना है शहरों का, कई बार मोहल्लों का नाम बदलना है, रोड का नाम बदलना है। तो मुगल्स वे वेरी रिलेवेंट। सर यहीं से मैं अपने इस कन्वर्सेशन को ये हिस्टोरिकल ट्रैक पे डालता हूँ। ये जो मुगल है ये कहाँ से आया? ये जो नाम है मुगल,
ये कहाँ से आया? नाम जो मुगल है ना, ये बड़ा ही एक्चुअली इट्स नॉट वेरी कंट्रोवर्शियल, लेकिन सत्य ये है कि ये खुद को मुगल्स नहीं बुलाते थे। जिनको हम मुगल कहते हैं वो खुद को मुगल नहीं बुलाते थे। मतलब जिनको मुगल कहने के लिए ये लोग मुगले आजम मारने को तैयार है, वो खुद को मुगल नहीं बुलाते थे। नहीं, ये मुगले आजम नाम झूठ है। बहुत बढ़िया। तो सत्य ये है, वो खुद को तैमूरिया बुलाते थे। तैमूरिया? तैमूरिया, तैमूरिया का मतलब हो गया जो तैमूर के घर से बिलोंग करते हैं। अच्छा, तो तैमूर मुगल नहीं था? अब देखिए, इसमें एंगल या पर्सपेक्टिव ये आता है, जो वेस्टर्नर्स देखते हैं लोगों को, वो रेशियल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और जो खुद को जो कई रीजंस के लोग देखते हैं वो कल्चर से कनेक्ट करते हैं। तो ये सेंट्रल एशियंस लोगों के लिए उनका रेस महत्वपूर्ण नहीं था, उनका कल्चर महत्वपूर्ण था। ओके। कल्चर महत्वपूर्ण होने का मतलब ये है कि मंगोल कल्चर जो था वो बहुत डिफरेंट था उससे जो कि तैमूर फॉलो करता था। हालांकि तैमूर और चंगेज़ खान यानी मंगोल सबके कॉमन एंसेस्टर हैं। कैसे सर, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। हाँ, तो एक तुनमय खान करके हैं, वो टॉप पे है, मतलब एंसेस्ट्री चेन में आप समझिए सबसे ऊपर है। ठीक है, तुनमय खान टॉप पे हो गए। 5th जनरेशन में आते हैं चंगेज़ खान, 5th जनरेशन। अच्छा, ये जो चंगेज़ खान है ये मुसलमान नहीं है। नहीं है। तो ये खान शब्द का क्या मीनिंग, खान सरनेम का क्या मीनिंग बैठ रहा है वहाँ पे? खान का मतलब बहुत सारा मीनिंग होता है। इट ऑल्सो रिलेट्स टू द लायन, टाइगर, एंड इनफैक्ट जो उस इलाके का लीडर होता है। अच्छा, बेसिकली जो वहाँ का लीडर है, ही इज़ द खान। ओके। सो खान हैज़ नथिंग टू डू विथ रिलीजन, उसका रिलीजन से कुछ भी लेना देना नहीं है। अच्छा, खान का मतलब ये है कि आप इस इलाके के अगर आप खान हैं, मतलब इस इलाके के दादा हैं या लीडर हैं या राजा हैं, दैट इज व्हाट इट मेंट। और सो खान वो थे, चंगेज़ खान, हेगलू खान, कुबलई खान, जितने भी ये लोग खान हैं, ये तो। और ये इनमें से एक भी मुस्लिम नहीं है, सब मंगोल हैं, बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले। ये बुद्धिज्म, जो हेगलू खान का मैं नाम लिया, जो कि ग्रैंड सन है चंगेज़ के, he is actually a Christian, is born to a Christian mother, and he follows Christianity. अच्छा, So the Mongol culture was quite mixed culture, and लाइक रोमन एम्पायर? उससे भी ज़्यादा मिक्स। अच्छा, उससे भी ज़्यादा मिक्स। ओके। So मंगोल्स खुद को नहीं, मतलब they were very secular. मतलब when they killed all. They never asked that what is your religion. अच्छा, इस टाइप के सेकुलर। हाँ, मारने से पहले धर्म नहीं पूछ रहे। मारने में भी वो डिफरेंस नहीं करते थे। When needed they will kill all. अच्छा, उनका मकसद कॉन्कर करना और यस, हाँ, उनको रिलीजन स्प्रेड करना, ये उनका मकसद नहीं था। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मंगोल एम्पायर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, जैसे द खान्स लोगों के टेरिटरी में हलाल वाज कम्प्लीटली बैंड, लाइक यू कैन नॉट किल एन एनिमल बाय द हलाल मेथड। अच्छा, यस, लेकिन कुछ मुसलमानों ने उनको, चंगेज़ खान को, डिफेंडर ऑफ रिलीजन का भी टाइटल दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ मुसलमानों को बचाया था। किनसे? क्रिश्चियन से। क्यों, मैं समझा नहीं ये बात। क्योंकि दे वर द पीपल इन हिज टेरिटरी और उनको बचाना था। अच्छा, अच्छा, जब क्रिश्चियंस हमला करने के लिए आए, Yes. तो मंगोल्स की टेरिटरी में रहने वाले जो मुसलमान थे उन्हें चंगेज़ खान ने प्रोटेक्ट। एक पर्टिकुलर रीजन था, नॉट एग्जैक्टली इन हिज टेरिटरी, बट इट वाज मोर ऑफ अ सबऑर्डिनेट थे उनके, तो उनको चंगेज़ खान ने बचाया था। ओके। तो चंगेज़ खान टुक द टाइटल ऑफ ही वाज गिवन द टाइटल, उसको टाइटल दिया गया द डिफेंडर ऑफ रिलीजन। ये मुसलमानों ने दिया। मुसलमानों की ओर से दिया गया। Yes. ओके। सो और इंटरेस्टिंगली अगर आप डेमोग्राफिकल नंबर्स देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रोसिक्यूशन मंगोल्स ने किसी का किया तो मुसलमानों का किया। मंगोल्स ने सबसे ज़्यादा प्रोसिक्यूशन मुसलमानों का किया है जी। और मुस्लिम्स ने ही मंगोल्स चंगेज़ खान को डिफेंडर कुछ ऑफ मुस्लिम, रिलीजन, हाँ, कुछ मुस्लिम्स ने डिफेंडर ऑफ रिलीजन का भी टाइटल दिया है। और ये जो खान सरनेम है ये चंगेज़ खान से ही आता है। हाँ, मतलब वो चला जाता, वो दैट वाज अ ट्रेडिशन। उस रीजन में खान सरनेम वाज यूज्ड फॉर
जो भी लीडर है या फिर जो राजा है वहाँ का, जैसे हमारे में राजा, राजन, इस तरह से बहुत सारे टाइटल, उस तरह से खान, द खान, ऐसे टाइटल हुआ तो करते। मतलब ऐसे में सिर्फ एज ए जनरल नॉलेज पूछ रहा हूँ, आज ये जो खान सरनेम यूज, आज भी बहुत सारे इंडिया में तो खैर बहुत सारे मुस्लिम्स है जो खान सरनेम यूज करते, तो ये खान सरनेम का ओरिजिन एक्चुअली वहाँ वहाँ से, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द मुस्लिम्स, अच्छा इस्लाम, ओके, इट हैज़ नथिंग टू डू विद इस्लाम। सो अब यहाँ पे तैमूर जो थे वो पूरी पर्शियन ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, ही वॉज पर्शियनाइज्ड, और वो फारसी के अच्छे ज्ञाता भी थे, ही वॉज अ नॉलेजफुल मैन, एंड बट ही वॉज अ फैनेटिक मुस्लिम। अच्छा तैमूर और चंगेज खान के बीच की कड़ी क्या है, क्या रिलेशन, कैसे रिलेशन? कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर, मतलब उसके बाद फिर सेपरेट हो जाता है। यहाँ मेरा सर एक क्वेश्चन है, चंगेज खान जो है वो मुस्लिम नहीं है, नहीं, वो बुद्धिस्ट है, तैमूर जो है वो मुस्लिम है, तो ये कनेक्शन कैसे, कॉमन एंसेस्टर कैसे आया? बीच में कन्वर्जन हो चुका है। अच्छा, सो एक ऐसा फेज आया है जब एक समय था जब इस्लाम का गोल्डन पीरियड चलता था, और हाउस ऑफ विजडम बगदाद में हुआ करता था। बगदाद वाज सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड सो मेनी थिंग्स, इनोवेशन, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस, ये अलग सब्जेक्ट है तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस हो रहे थे, हाउस ऑफ विजडम एग्जिस्ट करता था, ओके, अलग अलग जगह से स्कॉलर्स को बुलाया जाता था डिस्कशन एंड डिबेट के लिए, से बहुत सारी चीज़ें थी। मेरे को सर ऐसा लग रहा है अभी अपन लोगों ने जो, अभी तो हमको आधा घंटा भी नहीं हुआ बात करते करते, इतनी सारी बातें हुई, इतने सारे पॉइंट्स निकल के आ गए कि मेरे को एक बार नहीं, मेरे को आपको 10-15 बार बुलाना पड़ेगा। अभी मैं इसको वापस उससे भी लिंक कर दूंगा जो पहला सवाल था कि बाबर क्यों। ओके, हाँ, तो अब यहाँ पे बगदाद में सब कुछ है एंड मुस्लिम एम्पायर इज इन राइज, लेकिन देयर इज अ हिगलू खान जो कि ग्रैंड सन है चंगेज के, ही इज मैसेकरिंग द मुस्लिम्स लाइक एनीथिंग, एंड बगदाद इज सैक्ड, बगदाद पूरा सैक हो चुका है, और बगदाद में द कैलिफ इज गॉन, कैलिफ चला गया है, और इस बात से जो उसके कज़न है बरके खान, जो कि अभी रिसेंट कन्वर्ट हुए हैं, ही इज द फर्स्ट कन्वर्ट, ये दोनों भाई है, हाँ कज़न, हिगलू खान परहैप्स क्रिश्चियन है, बिकॉज वो नेस्टोरियन क्रिश्चियन मदर का सन है। तो मतलब इस लेवल की डाइवर्सिटी थी जी, इस एम्पायर में जी। अरे ग्रेट। तो जब हिगलू खान ने वो मैसेकर कर रहा है एंड हिज किलिंग, वो मारे जा रहा है, और बरके खान जो रिसेंट कन्वर्ट हुए हैं और उनको कन्वर्ट करवाया एक सूफी ने, सो उस सूफी से वो काफ़ी अट्रैक्टेड हो जाता है और उसको लगता है कि मुझे इस्लाम में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ओके, ऐसा और मेरे कहानी को जहाँ तक मुझे याद है, मतलब जहाँ तक मैंने सुना है, उस वक्त ये जो सूफीज़म था वो काफ़ी एक्सेप्टेंस गेन कर रहा था लोगों के बीच में, बिकॉज ऑफ कल्चरली रिच नेचर। हाँ, ये हो रहा था, सूफीज़म बढ़ रहा था। अल गज़ाली का इंस्टेंस था। अल गज़ाली ये वो शख्स हैं जिन्होंने, आप बोल सकते हो कि द फाउंडिंग पर्सन ऑफ, जैसे जिस तरह से एग्जिस्ट करता है सूफीज़म, ही उन्होंने सब कुछ ट्रीटीज़ वगैरह तैयार की है। ओके, लेकिन आप अल गज़ाली को अगर समझने का शुरुआत करोगे तो आप सरप्राइज रह जाओगे। अल गज़ाली इज़ भी काफ़ी फैनेटिक हैं। ओके, और अगर आप लेयर्स को निकालना शुरू करोगे तो सूफीज़म इज़ वो उतना सौम्य और सॉफ्ट नहीं है जितना वो नज़र आता है, ये दर्शाया जाता है। बरके खान सूफीज़म से कन्वर्ट हो चुके हैं एक सूफ़ी के द्वारा, ऐसा कहानी बताया जाता है, और उनको बड़ा परेशानी होता है कि हिगलू खान क्यों बगदाद को सैक किया, ओके, क्यों कैलिफ को मारा गया, और इससे वो बड़ा डिस्टर्ब्ड है। और अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया, ये जब अपना कैलिफ को मारा गया तो ये जो आईएस वाले जो कैलिफ करते थे उसको हिगलू खान ने निपटा दिया था। यस, सो द कैलिफ वाज ओवर
कैलिफ अब वो चाहता है कि जो घर के एंसेस्टर्स, घर के जो बड़े लोग हैं वो कदम उठाएं। लेकिन सवाल ये उठता है कि मंगोल ट्रेडिशन में कभी भी किसी ने एक दूसरे के खिलाफ तलवार नहीं उठाया है। अच्छा, एक खून दूसरे खून के खिलाफ इससे पहले आज तक किसी ने तलवार नहीं उठाई, इंटरनल पावर स्ट्रगल कभी भी नहीं हुआ। इस तरह से नहीं ओके, हुआ। तो ऐसा बोला जाता था कि मंगोल जो है वो मंगोल के लिए ही जिएगा, मंगोल के लिए ही मरेगा, ऐसे भी कहावत थी। और ये पहली घटना घटती है जब एक मंगोल ने दूसरे मंगोल के खिलाफ, वो भी भाई के खिलाफ, तलवार उठाई और युद्ध होता है और उसमें बरके खान विजयी हो जाता है। ओके, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस्लामिक इन्फ्लुएंस का पतन शुरू हो गया था ओके, इस मंगोल पावर के समय में। ओके, और जैसा हमेशा ये प्रोजेक्ट किया जाता है कि शायद इस्लामिक पावर हमेशा बढ़ते जा रहा था, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था। जैसे इससे पहले भी स्पेन का रिकॉन्क्विस्टा, जहाँ पे सारे जो मस्जिद जारे चर्चों को जो मस्जिद बनाया गया था, जब स्पेन ने वापस उनको पाया, सारे मस्जिदों को वापस चर्च में कन्वर्ट किया, तो वहाँ से मुस्लिम पावर को इंटायरली हटाया गया था और उस इंस्टेंस को रिकॉन्क्विस्टा बुलाते हैं। यहाँ पे भी इस्लामिक रेन के लिए, इस्लामिक इन्फ्लुएंस के लिए रास्ता उतना आसान नहीं था। मंगोल बहुत बड़े अपोजिशन थे। और उसके बाद से जब बरके खान एक बार पावर में आ जाता है तो वहाँ पे क्रिश्चियंस की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। ओके, तो ये सब आई विटनेस अकाउंट्स है जो मैंने अपने बुक में भी मेंशन किया है, जहाँ पे इनफैक्ट क्रिश्चियंस, अच्छा, ये आई विटनेस अकाउंट, सॉरी मैंने आपको टोका, लेकिन ये आई विटनेस अकाउंट कहाँ से आ रहे हैं अपने पास? जो ट्रैवलर्स थे उस पीरियड के, ओके, सो उन लोगों ने अपने वो डायरी ट्रैवल लॉग मेंटेन करते थे। तो ऐसा था कि क्रिश्चियंस बाहर बाजार से सामान भी खरीदने नहीं जा सकते हैं। अच्छा, ऐसी हालत कर रखी थी? यस, और वुमेन अगर निकलेंगी तो दे कैन बी पिक्ड एनी टाइम। सो जो सिचुएशन था विथ द इस्लामिक कन्वर्शन ऑफ द एम्पायर, वो काफ़ी नए प्रॉब्लम्स लेकर के आया था। जहाँ तक मंगोल एम्पायर माना जाता था कि रिलीजन के नाम पे वो कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, सिर्फ कुछ इंस्टेंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि वहाँ पे ये नहीं होता था आपको हलाल, यू कांट स्लॉटर द एनिमल, आप एनिमल को हलाल मेथड से नहीं स्लॉटर कर सकते हो, इट वाज प्रोहिबिटेड। अभी मुझे एग्जैक्टली ये याद नहीं आ रहा है। और वहाँ पे पोर्क ईटिंग को भी लेकर के कुछ बड़े अलग अलग अजीब से मंगोल रूल हुआ करते थे, विच वाज, जो कि एंटी इस्लामिक थे नेचर में। लेकिन उसके अपार्ट फ्रॉम दैट, उन खाने पीने की चीज़ों को लेकर के या फिर शरिया नहीं अप्लाई होगा, ये सब पॉइंट्स को लेकर के कभी किसी के साथ लाइफ थ्रेट नहीं था मुस्लिम्स को, नहीं, उस तरह से नहीं था। मतलब मंगोल एम्पायर में मुस्लिम्स, ऐसा नहीं है कि आप मुस्लिम्स हैं तो मारे जाएंगे, ओके, ऐसा कुछ नहीं है। सो इसलिए मैंने बोला कि अगर मंगोल मारते थे तो सबको मारते थे, मतलब जो उनके दुश्मन हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब कहानी पूरी बदल चुकी थी। और जब तैमूर के आते आते इस्लाम एक दे हैव बिकम मुस्लिम्स, और तैमूर सिर्फ मुस्लिम ही नहीं था, तैमूर पूरी तरह से पर्शियनाइज था। मतलब ये हुआ, सो ये अपने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया तैमूर का मंगोलों से, जी है ना, ये अब हमारा कनेक्शन। अब ये जो तैमूर पर्शियनाइज्ड है, ये पर्शियनाइज्ड क्यों है, क्यों इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर पर्शियन का? बिकॉज एक ये था कि अब ये हम बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली इन्फ्लुएंस क्यों हुआ, ओके, लेकिन रिकॉर्ड ये बताते हैं कि पर्शियन कल्चर का बहुत इन्फ्लुएंस था तैमूर के ऊपर। और उस इन्फ्लुएंस को लेकर के वो काफ़ी सीरियस था। सीरियस मतलब ये हुआ कि लिटरेचर, पोइट्री में काफ़ी इंटरेस्ट था तैमूर को। ओके, और उसका ही वॉज अ रिलीजियस फैनेटिक, मतलब उसका जो सोल पर्पस था, जो कि उसके बायोग्राफर याजदी लिखते हैं, दैट तैमूर का जीवन का सबसे परम लक्ष्य है पूरे विश्व को इस्लाम में कन्वर्ट करना। और आप ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आएंगे जहाँ पे आप ये देखेंगे कि तैमूर जब अटैक कर रहे हैं कहीं पे, अगर वो
नॉन मुस्लिम्स के ऊपर अटैक कर रहा है, तो वो रेफर कर रहा है होली बुक को कि एग्जैक्टली उसको क्या करना है किसके साथ। ओके। सो उसका मैनुअल वो है कि आगे क्या कदम उठाना है, किसको कैसे मारना है। अब इस पे डिबेट हो सकता है कि नहीं, होली बुक इज सेइंग समथिंग एल्स, वो मिस इंटरप्रेट कर रहा है। मैं ऑब्जेक्टिव हिस्टोरिकल बायोग्राफर हूँ, मेरा पर्पस इसमें नहीं जाना है क्या इंटरप्रिटेशन, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि तैमूर उसको फॉलो करके ही करता था। ओके। इट इज मतलब ये प्राइमरी सोर्सेज से क्लियर है। जो प्राइमरी सोर्सेस जो उन्होंने उनके बायोग्राफर ने लिखा है उसमें उन्होंने यही लिखा है जी, ये ऐसे मेंशन्ड है। तो अब ओपिनियन तो किसी के कुछ भी हो सकते हैं कि नहीं वो मिस इंटरप्रेट कर रहा है, तो वो अलग चीज़ है, हम इसमें नहीं जाएंगे। अब तो यहाँ से तैमूर इज़ अ मुस्लिम, और तैमूर के वंश से ही निकलता है बाबर। ओके। और इससे पहले तैमूर ने क्या किया था, तैमूर ने शादी की मंगोल लिनिएज में। ओके। उसका कारण था मेरे हिसाब से तैमूर बड़ा अपॉर्चुनिस्ट था। उसका जीवन का लक्ष्य था एक तो इस्लामाइज करना पूरे वर्ल्ड विश्व को, दूसरा पर्पस था उसको खान बनना है, खान मतलब कि वही लीडर या द बिग किंग, और तीसरा पर्पस था उसको कैलिफ भी बनना था। अच्छा। और ठीक है, इस्लामाइज करना, और तीनों के लिए क्राइटेरिया है, मतलब इस्लामाइज अगर आपको पूरे विश्व को करना है, मतलब पूरे विश्व में आपको आतंक फैलाना है, ये तो कैसे पूरे विश्व को इस्लामाइज करेंगे। और दूसरा जो है द खान बनने का, खान वो बन नहीं सकता क्योंकि वो चंगेज़ खान के लीनियज से नहीं आता है। तीसरा कैलिफ वो बन नहीं सकता क्योंकि कैलिफ बनने के लिए भी आपको एक सर्टेन फैमिली से आना पड़ता है। तो उसने एक कहानी फैलाई, माइथोलॉजिकल कहानी, दैट मेरे में डिवाइन पावर है, और वो खुद को भगवान तुल्य बताने लगा, या फिर ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू गॉड। अच्छा। यस, तैमूर ने ऐसी कहानी फैलाई। ओके। और जिसके पास पावर होता था मिडिएवल एरा में, और स्पेशली उस रीजन में, वो कहानी फैला सकता था, वो कहानी सच्ची मानी जाती थी। उस वक्त इस टाइप की होते थे। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बड़ा कॉमन था, बिल्कुल नॉर्मल था। और उसके साथ उसने क्या किया, चंगेज़ खान के घर में, मतलब उसके लीनिएज में शादी की, और उसने गेन सपोर्ट, यस, टू गेन पावर। और उसने खुद को बोला कि मैं गुरखानिया हूँ। गुरखानिया का मतलब होता है सन इन लॉ इन मंगोल लैंग्वेज। अच्छा। तो उसने खुद को गुरखानिया बुलाया, और उसने टाइटल लिया अमीर का, इसलिए उसको अमीर तैमूर बुलाते हैं। उसको कभी बादशाह तैमूर नहीं बुलाते हैं। अच्छा। उसको सुल्तान तैमूर नहीं बुलाते हैं, अमीर तैमूर बुलाते हैं, क्योंकि उसने अमीर का टाइटल लिया। ओके। और उसने अपना पपेट बिठाया मंगोल एम्पायर में। ठीक है। पपेट बिठाने का अर्थ ये था कि पूरी चीज़ को कंट्रोल कर रहा है तैमूर, और उसको कंट्रोल करने के साथ साथ अब वो खान तो बन नहीं सका नाम का, लेकिन पावर से वो उतना ही पावरफुल हो गया कि वो खान का दामाद है या फिर गुरखानिया है। और उसने जो अंपायर इस्टेब्लिश किया, उस अंपायर का नाम रखा उसने तैमूरिया गुरखानिया अंपायर। तैमूरिया गुरखानिया एम्पायर। हाँ, मतलब ये हुआ अंपायर नहीं, बिकॉज ये तो अंग्रेजी शब्द है, लेकिन तैमूरिया गुरखानिया सल्तनत उसका राज्य का वो हो गया। तो तैमूरिया मतलब तैमूर से आ रहा है, या टिमुरेट जो कि एंग्लिसाइज वर्जन में आप बुला सकते हैं, और गुरखानिया मतलब सन इन लॉ। इसका मुगल आजम में भी रेफरेंस है। हाँ, तैमूर नस्ल तैमूरिया। अच्छा। पृथ्वीराज कपूर आते हैं, तो ये वहाँ से वो रेफरेंस आ रहा है। ओके। सो अब बाबर, अब ये सब तो चीज़ें मुझे बाद में पता चली जब मैं रिसर्च करना शुरू किया। ये आपने जो इसकी रिसर्च की पूरी जर्नी रही आपकी। हाँ। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि ये सब कुछ तो मेरे हिसाब से कौन सी लैंग्वेज में, ये अलग अलग बायोग्राफी से, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है? तो ये सब अलग, मैक्सिमम हमको पर्शियन टेक्स्ट मिल जाते हैं। ओके। कुछ चगताई, जैसे बाबरनामा ओरिजिनली चगताई तर्किक में लिखा गया है, ठीक है, जो कि एक बोलने की भाषा थी, और उसमें उसको अडेप्ट करके लिखा गया, बाबर ने लिखा। लेकिन वो जो टेक्स्ट है मैन्युस्क्रिप्ट बाबरनामा की, वो हमारे पास अब अवेलेबल नहीं है, मेरे एक्सेस में नहीं है, मतलब मुझे पता भी नहीं चल सका कहाँ वो अवेलेबल है। हमारे पास सिर्फ ट्रांसलेशन है, पर्शियन ट्रांसलेशन। सो पर्शियन ट्रांसलेशन वो था जो कि पर्शियन जी सीखी आपने पूरी। जी। अरे
सो जो पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट है हाँ वो अकबर ने ट्रांसलेट करवाया था, जो चगताई तर्कीक था जो बाबर ने लिखा था अबुल फजल के हाथों से, और ये अकबर के दौर में हुआ, थोड़ा सा गैप है। और वो जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो हमारे नेशनल म्यूजियम में अवेलेबल है, और 2-3 बाकी और भी जगह पे विश्व में उसके कॉपीज़ अवेलेबल है, कॉपीज़ करके, बट दे आर मोर लाइक फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी, ऑथेंटिक है, दे आर, वो पूरी तरह से ऑथेंटिक है। तो नेशनल और म्यूजियम वो खुद बाबर के हाथ के लिखे हुए अकबर ने जो कमीशन करवाए थे, बाबर, हाँ मतलब वही ऑथेंटिक सोर्स है ना वो, Authentic मतलब source उससे है। ऑथेंटिक सोर्स कोई भी नहीं है अभी हमारे तो पास, नहीं है बाबर से रिलेटेड। Yes. ठीक। और जो सब कुछ तैमूर वगैरह का मैंने रेफर किया है, उसके लिए मैंने सेकेंडरी सोर्सेज पे रिलाई किया है, ओके। क्योंकि अभी मैं उसके प्राइमरी सोर्सेज तक नहीं पहुंच पाया हूँ। क्योंकि अगर आप एक प्राइमरी सोर्स से इतने बड़े टेक्स्ट से डील कर रहे हैं, तो ये सब जो प्रिटेक्स्ट है या पहले की जो चीज़ें हैं उसके बारे में अगर मैं करता तो शायद जर्नी और लंबी हो जाती। तो उसके लिए मैंने सेकेंडरी सोर्सेज पे रिलाई किया है, सेकेंडरी और टर्शियरी। और ये जो सेकेंडरी सोर्सेस है ये भी काफ़ी ऑथेंटिक है। हाँ, ये काफ़ी होता है। आज तक इन चीज़ों पे किसी ने सवाल नहीं उठाया, जितनी चीज़ें मैंने तैमूर के बारे में बताई। अब जो तैमूर, अब ये सब कुछ मुझे बाद में पता चला, लेकिन गोइंग बैक जहाँ से हमने शुरू किया था कि बाबर के बारे में जानना, इसलिए मुझे टीवी डिबेट्स में हर जगह कई बार आप औरंगजेब पर डिस्कशन सुनेंगे क्योंकि औरंगाबाद का नाम बदलना है। कई बार आप प्रयागराज मतलब इलाहाबाद अकबर का नाम सुनेंगे, तो ये जो प्राइम टाइम बाबरी मस्जिद, तो हर जगह आप ये देखेंगे कि ये लोग छाए हुए हैं, ऐसा लगेगा कि शायद ये अगला चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन फॉर गुड, जैसे जो भी नाम का परिवर्तन होता है, परिवर्तन नहीं, इनफैक्ट हमने रीस्टोर किया नाम को। जो प्रयागराज होना बड़ा ज़रूरी था। तो अब मुझे, और फिर एक डिबेट जो उस वक्त शुरू हुआ था कि अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, स्पेशली मुस्लिम ऑडियंस के लिए। क्या होता है कि जैसे कि प्रयागराज का नाम चेंज किया गया, तो ये मुस्लिम्स को नीचा दिखाने के लिए चेंज नहीं किया गया, बल्कि हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए पहले इस लोकेशन का नाम जो चेंज किया गया था उसे वापस बदल के वह पुराना नाम किया गया है। ये हिंदुओं को ह्यूमिलिएट करने के लिए किया गया था नाम का परिवर्तन, और ये जो परिवर्तन हुआ है ये ह्यूमिलिएशन को दूर करने के लिए हुआ है जी। ये बात मेरे हिसाब से मुस्लिम ऑडियंस को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, और इस पे मैं थोड़ा और बता दूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा। लेकिन उस वक्त टीवी डिबेट्स पे ये लोग छाए हुए थे, और दूसरा डिबेट शुरू हुआ कि मुगलों ने भारत को बड़ा समृद्ध बनाया, और वो एक टेक्स्ट कोट करते थे एंगस मैडिसन का। एक बुक है वेयर एंगस मैडिसन ने, जहाँ पे पूरी इकोनॉमी को 180 से लेकर के 2030 तक कैप्चर करके कंटूर्स ऑफ इकोनॉमी करके इंडियन वर्ल्ड इकोनॉमी करके बुक है। तो वहाँ पे ये बताते थे कि मुगलों के दौर पे भारत का जो जीडीपी शेयर था वो 25% था। कोई को तो 35% भी बताता। नहीं, वो तो खैर उनकी तो खैर बात ही छोड़ देनी चाहिए। वो हर तरफ के थोड़ा थोड़ा लोग होते हैं, थोड़ा ऐसे, तो उसको थोड़ा रबर बैंड की तरह खींच देते हैं, तो 25%। लेकिन फिर मैं इंक्विजिटिवनेस में टेक्स्ट ढूंढना शुरू किया, एंगस मैडिसन को मैंने पढ़ा, तो मैंने देखा कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 180 में हमारा जीडीपी शेयर 32% था। अच्छा। 1000 AD में 28% था। अच्छा। तो जब ये सो कॉल्ड मुगल जब आए, जो, और एक्चुअली बाबर ने जो अंपायर इस्टेब्लिश किया था उसका नाम उसने भी तिमुरिड गुरखानिया ही रखा था, जो तैमूर ने रखा था, क्योंकि उसी से हाँ, उसको वो आगे लेके जाया था। उसने मुगल कभी खुद को नहीं बुलाया। खैर, बाबर ने भी खुद को मुगल नहीं बुलाया। औरंगजेब खुद को टर्की मानता था। बहुत बढ़िया। और यहाँ मरने कटने को तैयार है। अगर मुगल से बहुत नफरत करता था बाबर। सो वहाँ पे टीवी डिबेट्स में ये सब कुछ चल रहा। तो मैंने जब डॉक्यूमेंट्स को उड़ेलना शुरू किया तो मैंने देखा कि भारत तो इससे पहले बहुत समृद्ध था। तो इन्होंने तो कुछ हमको अमीर बनाया नहीं। मतलब अमीर को तुम क्या अमीर बनाओगे? अच्छा, मतलब हम लोग करोड़पति थे और मुगलों ने हमें एक्चुअली में लखपति बना दिया। हाँ। और हमें ऐसे बताया जाता है जैसे कि हम भिखारी थे और मुगलों ने हमें लखपति बना दिया। बिल्कुल उसी तरह का ये कॉरलरी है। और
बट हाँ, तो एविडेंसेस मेरे सामने खुलने लगे, तो मैं और इसमें डीपली जाना शुरू किया। मैंने बाबरनामा पढ़ा, पहले ट्रांसलेशन, और वहाँ पे और भी स्टैटिस्टिक्स थे। बाबर इनफैक्ट वो पूरी अच्छी तरह से बताता है कि वो कितनी पैसे लूट, वो बोलते हैं ना बाबर आया लेकिन यहीं का हो गया, नहीं नहीं, उसने लूटा, वो पैसे उठाया, सोने चांदी उठाया, वो लेके गया उज़्बेकिस्तान, वो लेके गया समरकंद, वहाँ पे काबुल, वहाँ पे अमीरों को, अमीरों मतलब अमीर टाइटल होता था, अमीरों मतलब नॉट द रिच, उनको डिस्ट्रीब्यूट करता था, अपने सोल्जर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता था, बहुत सारे। और उसकी पूरी रिकॉर्ड बाबर ने बाबरनामा में दिया है, कब कहाँ से कितने सोने चांदी उठा के वो लेके गया है, सारा रिकॉर्ड उसने बाबरनामा में उसने दिया है। और फिर भी यहाँ पे इस तरीके से क्लेम किया जाता है कि साहब वो तो यहीं का हो गया था, वो तो यहीं रहने आया था, और वो तो भारत में दफन भी नहीं होना चाहता था। अच्छा, हाँ, इसलिए उसको काबुल में दफन किया गया, बाद में उसको उठा करके काबुल ले जाया गया। मतलब उसने पूरी जिंदगी जिस जगह को लूटा उसे यहाँ पे दफन भी नहीं होना था। नहीं, और उसका मैं थोड़ा मतलब मैं सिंपैथेटिक नहीं, लेकिन एक एंगल जो ये मान सकता हूँ और ऑब्जेक्टिव बायोग्राफर के रूप में, दैट काबुल ने उसको सबसे ज़्यादा समृद्धि दी। अच्छा, ओके। क्योंकि उसके पहले तक उसके पास कोई टेरिटरी नहीं थी। काबुल ने पहली बार काबुल में वो बादशाह बनता है, बादशाह का पदवी उसको मिलता है। Okay. तो काबुल ने उसको वो हर चीज़ दिया जो उसको ज़िंदगी में कहीं और से बिल्कुल नहीं मिला। सो काबुल उसके लिए बहुत सिग्निफिकेंट प्लेस था। फिर तो बनता। सो अब हम रिटोरिक में जा सकते हैं कि शायद उसको भारत से नफरत था, क्योंकि उसने भारत के क्लाइमेट को, बहुत सारी चीज़ों को बहुत क्रिटिसाइज़ किया है। तो हम रिटोरिक में बोल सकते हैं कि भारत से उसको नफरत था। लेकिन अगर हम उस चीज़ को कुछ देर के लिए दबा दें और नहीं, ये आपका समझ ये वाला पॉइंट जस्टिफाई है, क्योंकि चाहे वो कोई भी हो, अगर आप कितने भी, कोई भी इंसान हो, अगर आपकी ज़िंदगी में जो जगह आपको सबसे ज़्यादा समृद्धि देता है, मान सम्मान देता है, तो आप वहाँ से ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। डेफिनेटली। और बाबर के लिए ये ऐसा था। नहीं, डेफिनेटली ये वाला पॉइंट बिल्कुल जस्टिफाइबल। तो फटाफट से एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे आपसे, बाबर और बाबरी मस्जिद कितना गहरा कनेक्शन है? बाबर, बाबरी और राम जन्मभूमि का कनेक्शन है। वो कनेक्शन ऐसा है कि पहला, बाबर की जो पर्पस थी ज़िंदगी की, जैसे उसने एक पॉइंट बड़ा क्लियर किया था, दैट मैं खुद को तीसरा ट्रायमोंटाना रूलर मानता हूँ। ट्रायमोंटाना रूलर का मतलब है, वो जिस रीजन में रहता है वो ट्रायमोंटाना लैंड कहलाता है, या पहाड़ी वाला इलाका एंड ऑल। ओके। उस रीजन से पहले 2 इन्वेडर आए थे, एक था गजनी, दूसरा था गोरी, और तीसरा मैं हूँ। ओके। तो जो खुद को गजनी गोरी से कंपेयर कर रहा है, तो गजनी गोरी ने क्या किया? सोमनाथ गिराया ना। गजनी गोरी ने क्या किया? हिंदुओं को मारा। गजनी गोरी ने क्या किया? मूर्ति तोड़े। और ऐसा नहीं है कि बाबर को पता नहीं है, बाबर को पता है, इसीलिए वो खुद को कंपेयर कर रहा है कि मैं उनसे, मैं उनके इतना ही बारबरिक कह सकते हैं। बारबरिक तो मतलब हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बारबरिक तो मंगोल भी थे। सो बारबरिज्म शायद सेंट्रल एशिया का एक ट्रेट था या फिर वर्च्यू ही था। बट ये बाबर बारबरिक होने के साथ साथ रिलीजियसली फेनेटिक है। हाँ, रिलीजियस फेनेटिक है, और इंडियन कल्चर से नफरत करने वाला। नॉट एग्जैक्टली इंडियन, मतलब मैं इसको नफरत नहीं बोलूँगा, मैं इसको बोलूँगा कि एक जीवन का पर्पस ही है कि मुझे डिस्ट्रॉय करना है कुछ चीज़ों को। अब जैसे गाजी का, जैसे ही टेक्स अ टाइटल ऑफ गाजी। गाजी का टाइटल सबको पता है कि जब आप इस्लाम के बैटल में जब आप विक्टोरियस होते हो, आप काफिरों को हराते हो, आप गाजी का टाइटल लेते हो। इट्स लाइक उसके ज़िंदगी का एक जनरल प्रोसीजर है ये, वैसे ही ज़िंदगी चलेगी। और चूंकि वो गाजी बादशाह है, और चूंकि वो गजनी गोरी के शूज़ में खुद को देखता है, क्योंकि वो ये बताता है कि मुझे तैमूर का अनफिनिश्ड एजेंडा को पूरा करना है। सर्टेनली जो राम जन्मभूमि में हुआ, वो क्या हुआ एग्जैक्टली वो तो मैं सीक्वल में बताऊंगा कि कैसे, लेकिन इसका बाबर से तो लेना देना है। ओके। और
दूसरी बात, बाबरी का जो हम कर रहे थे, बाबरी से भी लेना देना है, बिकॉज बाबर इक्वल टू नॉट बाबरी, बाबरी नॉट इक्वल टू बाबर। बाबर और बाबरी दो अलग लोग हैं। सो बाबरी का जिक्र बाबरनामा में दो तरह से आता है। एक पहला है, एक इंसान है बाबरी, और एक स्क्रिप्ट है बाबरी। स्क्रिप्ट, लिपि। तो लिपि बाद में आती है, पहले इंसान आता है बाबरी। सो बाबरी तो एक सेकंड में एकदम रोक नहीं पाऊंगा ये सवाल पूछने से। तो ये जो बाबरी मस्जिद है, इसका बाबर के बजाय इन दोनों में से किसी एक से कनेक्शन है क्या? ये बाबरी नाम कहाँ से आया इस मस्जिद का? कनेक्शन क्या है वो मुझे पता नहीं है, ओके। क्योंकि प्राइमरी सोर्स मुझे वो रास्ता नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ गेस कर सकता हूँ। होता क्या है कि बाबरी एक लड़का है, ओके। 12 या 13 साल का। इनकी बाबर की फैमिली में? नहीं, फैमिली में नहीं है वो। एक उससे बाबर ने उसको सबसे पहली बार काबुल के कैंप बाजार में देखा था। देखा था मतलब उसकी आंख पड़ी बाबरी के ऊपर। ओके। और उसको कहीं ना कहीं कुछ इमोशनल कनेक्ट महसूस किया बाबर ने बाबरी के लिए। जी, बाबरी के लिए इमोशनल कनेक्ट महसूस किया, मतलब ही गॉट अट्रैक्टेड टू बाबरी। तो बाबर LGBTQ कम्युनिटी से आता था? उस तरह से देखेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करता है। बट ये तो शॉकिंग है सर। और ये रिटर्न प्रूफ है अपने पास इसका? जी, बाबरनामा में खुद बाबर ने लिखा है बाबरनामा में? जी। और मतलब अब देखिए, आप किसी से मिल सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। परेशानी इसमें भी नहीं है, जो है सो है। यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि ये घटना उस वक्त घट रही है जब बाबर की पहली शादी हुई है। अच्छा। और जब बाबर की पहली शादी हुई है, बाबर वो खुद बता रहा है कि उसे अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत करना अच्छा नहीं लगता है, और वो उसके कक्ष में नहीं जाता है। अच्छा जी। लेकिन वो बड़ा पैशनेट है टू सी बाबरी को देखने के लिए। वो बाबरी नाम का जो लड़का है? जी। और उसको कई बार वो अपने महल में जहाँ वो रहता है वहाँ पे भी बुलाता है। और वो ये भी पोएटिकली डिस्क्राइब करता है कि कैसे जब उसकी आंखें मिलती हैं तो वो शर्म से झेप जाता है, और कई बार उसकी आंखें नीचे हो जाती हैं। फिर कौन शर्म से झेप जाता है? बाबर। और ये पोएम किसने लिखी? बाबर ने। उसने उस लड़के के लिए पोएम लिखी? जी। और ये पोएम का मेंशन इस बाबरनामा में है। अरे बहुत सही। तो जब वो इस दौरान जब वो अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत नहीं कर रहा है, तो उसके फैमिली में उसकी जो ग्रैंड मदर है, वो बड़ी ग्रैंड मदर या मदर, आई एम नॉट, अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, बट ईदर ऑफ देम, दोनों में से कोई एक बोलती है कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, तुम ये गलत कर रहे हो, तुमको अपनी पत्नी के पास जाना चाहिए। फिर वो थोड़ा थोड़ा समय, महीने में 2 या 3 बार ऐसा करके कुछ अपनी पत्नी के पास जाना शुरू करता है। माफ करना एक बार और ठोक रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में सवाल आ रहा है। बाबर की शादी हुई, ये पहली शादी की बात कर रहा हूँ जी। शादी हुई, वाइफ घर पे है जी। वो वाइफ के पास जाने के बजाय उस लड़के के पास जाके वहाँ पे कविताएं लिख रहा है उस लड़के के ऊपर। अब कविताएं वो कब लिखता था पता नहीं, मतलब हाँ, लेकिन कविता लड़के के पास जा रहा है जी, और उसको अपने पैलेस में बुलाता भी है वो, और उस लड़के का नाम बाबरी है जी। अब वो बाबरी उसका नाम था या बाबर ने उसको नाम दिया बाबरी, ये हम नहीं बता सकते। मतलब बाबर उसे बाबरी नाम से मेंशन कर रहा है जी ना? जी। और उसके बाद उसने एक स्क्रिप्ट भी बनाई थी जिसका नाम था बाबरी। उसकी याद में, मतलब पता नहीं, मतलब वो उसने मेंशन नहीं किया है, सो वी डोंट नो। ओके। अब आपके पास यहाँ पे 2-3 तरह के सरकमस्टांस आते हैं। पहला ये कि वो अपनी पत्नी के पास समय व्यतीत नहीं करना चाह रहा है,
इसको बाबरी को देख कर के वो पैशन फील करता है जो उसके पोएम्स में झलक रहा है, और वो उसको महल में बुलाता है, और उसकी आंखों में जब उसकी आंखें जाती है तो वो झेप जाता है. सो दिस इज व्हाट ही इज मेंशनिंग. सो देर आर एनफ हिंट्स जिससे कई बार हम ये फील कर सकते हैं कि शायद बाबर उस वक्त बाबरी के लिए ज़्यादा अट्रैक्टेड था देन हिज वाइफ, फॉर श्योर. डेफिनेटली. मतलब सर भाई एक लड़का है ना, हम लड़कियों का एग्जाम्पल ले लें. दुनिया में इतनी लड़कियां घूम रही है, हर लड़की को देख के ना तो झेपता है, ना हर लड़की को देख के पोएम लिखने बैठ जाता है. किसके लिए लिखेगा पोएम, और किससे वो लड़का अट्रैक्ट होगा? उसी से ना जिससे वो प्यार करता है, या फिर जिसके लिए फीलिंग है. जी. तो अगर बाबर शहनशाह है ना, मतलब उस वक्त तो शहनशाह ही था ना, अगर उस लड़के को, बाबरी नाम के लड़के को देख के वो झेप रहा है और उसके लिए वो पोएम्स लिख रहा है, तो डेफिनेटली फीलिंग्स होगी ना मन में. तभी लिख रहा है, काहे के लिए लिखेगा आदमी बैठ के? बिल्कुल. एंड इनफैक्ट इसको मैंने एज एन ओपिनियन मैंने बताया कि मेरे ओपिनियन में ही वॉज प्रोबेबली अट्रैक्टेड और ही वॉज बाइसेक्सुअल, ऐसा मैंने मेंशन किया. ये मेरा ओपिनियन है, मुझे नहीं पता तथ्य क्या है, बट उसने ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया जी बाबरनामे में. बट वो इस वे में बता रहा है कि वो लड़के को देख के मेरे शर्मा जाता था. जी. तो फिर तो ठीक है, समझ गया सर. तो दिस वाज पहले जब इस तरह की बातें होती थी, जैसे कुछ व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हुआ करते थे पहले, तो ये आया था कि शायद बाबर ने जो ये स्ट्रक्चर बनाया था वो इसकी याद में बनाया था. तो कुछ लोगों ने, तो मुझे लगता था कि ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं. मनगढ़ंत कहानियाँ यानी कि बाबर और बाबरी के बीच में जो भी छोटे सा जो प्रसंग है. हाँ, अगर आपने देखा ही नहीं है तो हम जी. लोगों को. जब मैंने बाबरनामा में खुद उसको अपनी आंखों से देखा, और वो पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट में भी मेंशन्ड है, नॉट ऐसा नहीं कि ट्रांसलेटर्स ने ऐड कर दिया, बट वो एग्जिस्ट करता है. अच्छा, तो, जो पर्शियन लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट है उसमें भी ये बात लिखी हुई. जी. ग्रेट. अब फिर तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता. जी. तो वो बहुत ही क्लियर है, और बाबर सर्टेनली अट्रैक्टेड था बाबरी से. तो बाबरी का जिक्र अगर बाबरनामा में आता है तो इसी से आता है. और जो मंदिर के साथ कनेक्शन है वो थोड़ा अलग है. आई थिंक इसका फिलोसफिकल और आइडियोलॉजी और रिलीजियस फैनेटिसिज्म फर्दर जो, बिकॉज बाबर की आगे की नस्ल भी जो आगे जाके जो कुछ भी करेगी, वो आपको ये समझना है कि वो कहीं ना कहीं तैमूर के आइडियोलॉजी से पूरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड है, और बाबर के आइडियोलॉजी से पूरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड है, और उसी आइडिया को वो आगे लेकर के जा रहे हैं. तो बिल्कुल मैं इसके बारे में बहुत ही नुआंस्ड में बात करूंगा सीक्वल में कि बाबरी स्ट्रक्चर में एक्चुअली क्या हुआ था, मंदिर कब गिरा, क्या कैसे था, बाबर का क्या योगदान. या तो मेरे को लग रहा है सीक्वल भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. ये बुक इतनी इंटरेस्टिंग है तो सीक्वल और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. मतलब अभी तो हम लोग आपने मतलब जरा सा डिस्कशन किया है इस बुक का. बिल्कुल. अच्छा सर, एक पॉइंट वो मेरे माइंड में आया, क्योंकि मैं रीड कर रहा था. रीड करते करते मेरी नज़र पड़ी एक शब्द के ऊपर, ताजमहल. और फिर जब मैंने वो पढ़ा, आपने जो लिखा है ना, अगेन विथ बैकिंग ऑफ ऑल द एविडेंस, मतलब मेरे मन में सर एक ही बात निकल के आई कि ये सिंबल ऑफ लव कैसे हो सकता है. ये सिंबल ऑफ हेट्रेड तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये मतलब क्या कहूँ मैं, शब्द नहीं मिल रहा मुझे इसके लिए. नफरत का क्या है, किसका सिंबल, ये प्यार का सिंबल तो नहीं है. सर आप थोड़ा सा इसको डिटेल में बताइए कि क्या है ताजमहल के बनने के पीछे की कहानी. जब ये अटकलें उठाई जाती हैं कि जैसे आप ये बोलेंगे कि हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया है यहाँ पे, तो तुरंत कंपैरिजन ताजमहल से हो जाएगी. हाँ, अगर आप मुग़लों की बात करेंगे, जो कि एक्चुअली तिमुरिड उनको बुलाना चाहिए क्योंकि उन्होंने खुद को मुग़ल कभी नहीं बुलाया, तो हमेशा ये बोलेंगे लोग कि हम तो ताज ही उठा के ले जाएंगे, हमने तो ताज दिया है भारत को. हाँ, ताज दिया है. ये तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों ने ताज दिया. कहाँ से दिया है मेरे को तो, अब वो मैंने आपका जो पढ़ा उसके बाद मेरे को समझ में नहीं आया कि उन्होंने कहाँ से ताज दे दिया. अब ताज का तो किस्सा ऐसा है, तो पहले मैं इसका रिजल्टेंट बताता हूँ, फिर मैं फोर्सेस पे जाऊँगा. मतलब हाँ, रिजल्टेंट इसका ये है कि ताज बना भारत के खून से, ताज बना भारत के पैसे से, ताज बना भारत के आर्टिसंस के.
काहे का ताज तुम्हारा? ताज हमारा ही, हमारे खून से बना है, हमारे पैसे से बना है, हमारे कारीगरों से बना है। कुछ भी ऐसा उसमें नहीं है कि वो ताज भारत का नहीं है। अब इसकी मैं बैक स्टोरी देता हूँ। इनफैक्ट आर्किटेक्ट जो बनाने वाले थे वो भी भारतीय थे। भारतीय ही थे, भारतीय ही थे। ऐसा बताते हैं कि एक सर्टन आर्किटेक्ट थे जो कि पर्शिया से लाए गए थे, लेकिन इरेस्पेक्टिव सबसे जो मेन कंट्रीब्यूशन था जो आर्टिजन्स का था, या फिर इतने लोगों ने जो मिल करके पत्थर उठा उठा के जो भी किया, अगर वो बनाया गया तो वो भारतीय ही थे। अब इसकी बैक स्टोरी ऐसी जाती है कि मालवा का जो रीजन था वो काफ़ी समृद्ध हुआ करता था। समृद्ध यानी कि खेती बड़ी अच्छी थी, बड़ा फर्टाइल लैंड था। और जो उनके जो मुगलों के, या टिमुरिड्स टू बी प्रिसाइज, उनके जो दुश्मन थे आदिल शाही उस समय के लिए, उनके साथ हो लिए थे इनके कुछ लोग, मतलब इनके जो लोग वहाँ पे डिप्यूटेड थे वो उन्हें रिबेल कर दिया इनके खिलाफ, शाहजहाँ के खिलाफ, और वो आदिल शाही से हाथ मिला लिए। उन रिबेल्स को कुचलने के लिए शाहजहाँ ने अपनी आर्मी भेजी, और मालवा वो जगह है जहाँ से 53% का रेवेन्यू उठाते थे, या फिर टैक्स, या फिर जो भी कर, 53% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस है जो भी है वो एज अ टैक्स कलेक्ट करती थी शाहजहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन। 53%, 53%। 53% टैक्स लेते थे। यस, 50 से 53 के बीच में। तो 53% टैक्स कौन लेता है सर? और उनका बड़ा इंटरेस्टिंग एनालॉजी था कि जितनी ज़मीन जितनी समृद्ध होती थी वहाँ से उतने टैक्स जाता था। तो और बिकॉज मालवा एक ऐसा लैंड था जहाँ से इतना टैक्स आता है, तो अगर वहाँ पे रिबेलियंस आ गए तो आपकी जो सोने की जो मुर्गी है वो चली गई, जो सोने की अंडा देती है। तो ही वॉज वेरी वेक्स्ड। और जो दक्षिण में भी उसका, बिकॉज आदिल शाहीज वगैरह वहाँ से रिलेटेड थे, तो उन्होंने अपने आर्मी को भेजा शाहजहाँ ने। तो जो तैमूरिया आर्मी थी, और लाहौरी के अकाउंट से, लाहौरी जो कि बायोग्राफर हैं, कोर्ट हिस्टोरियन हैं शाहजहाँ के, उनके हिसाब से उन्होंने क्या किया, पूरी मिट्टी को डिस्टेबलाइज कर दिया, बिकॉज घोड़ों के चलने से वगैरह जो हुआ, सारे क्रॉप्स को रैविश कर दिया, क्रॉप डिस्ट्रॉय कर दिए। आके वो रिपोर्ट देते हैं कि हमने कोने कोने में एक एक क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया है। दे आर रिपोर्टिंग बैक। और जब ऐसा हो रहा है तो फसल पूरी चली गई, जमीन को आपने बंजर सा कर दिया है, मतलब नॉट एग्जैक्टली बंजर, लेकिन आने वाले समय के लिए एटलीस्ट 2-3 फसलें और नहीं हो पाएगी जी। और उस वक्त फिर बारिश नहीं होती है। अच्छा। अब जब बारिश नहीं हुई तो जो अकाल आया दक्खन में, यानी कि डेक्कन में या दक्षिण में, मालवा में, सूरत में, उसमें तकरीबन 7.5 मिलियन लोग मारे गए। और जो वो 7.5 मिलियन लोग मारे गए, ये वो दौर था जब हमारे जहाँ पना शाहजहाँ मुमताज़ महल के लिए मुसोलियम बनाने का या फिर कमीशन करते हैं। लेट्स नॉट, क्योंकि कई लोग को लगेगा कि हम ये राइट मान रहे हैं कि शाहजहाँ ने बनाया, चलो वी विल से कि कमीशन किया एक स्ट्रक्चर, वो पहले से बना हुआ था नहीं, बट जिसमें 41.8 मिलियन, 41.8 मिलियन रुपया, मतलब सिल्वर कॉइन की लागत से कमीशन किया, और जब 7.5 मिलियन लोग मारे जा रहे थे। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ कि उस इंसान की, उस शासक की क्रूरता का लेवल क्या होगा उसके अपने राज्य में, जहाँ से वो साला 53% टैक्स वसूल कर रहा था हर साल। वहाँ पे वो 53% टैक्स देने वाले 7.5 मिलियन लोग भूख से मर रहे थे। ठीक उसी वक्त उन लोगों की जान बचाने के बजाय वो साला अपनी मरी हुई लुगाई के लिए, माइंड माई लैंग्वेज, महल बनाने की सोच रहा था। इंटरेस्टिंगली, मुमताज डाइड while giving birth to his child, and because she was like giving birth to child almost every year, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, and she died of very bad death,
एंड सो किसी भी परिप्रेक्ष्य से ताज से मुझे ममता, प्यार या फिर आ, एक अच्छे इमोशन का कोई हाँ, भी वाइब नहीं आता। मैं एग्जैक्टली मेरे को समझ में नहीं पड़ रहा कि कैसे आप इसे सिंबल ऑफ लव कह सकते हो। बिल्कुल नहीं। 7 मिलियन लोगों की मौत लाशों पे अगर वो बना है, जी। वो सिंबल ऑफ लव कैसे हो सकता है? और आपको मैं एक और यहाँ पे कंटेक्स्ट देना चाहूँगा, क्योंकि आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं हम कि उन्होंने ताज दिया, तो जो समरकंद का जो सबसे बड़ा आर्किटेक्चर है उस वक्त जो हुआ वो था अमीर तैमूर का मौसोलियम। सो अमीर तैमूर के मौसोलियम को बनाने के लिए भी भारत से आर्टिसन बुलाए गए थे। समरकंद यानी कि ये तैमूर की हाँ, एक्चुअल तैमूर जहाँ का, से वहाँ हाँ, शुरू हुआ। जी। ओके। सो वहाँ पे भी जो आर्टिसंस थे वो भारत से ले जाए गए बनाने के लिए। और यहाँ पे ये कुछ बाबर लोग, बता रहा है आपको। बाबर खुद लिख रहा है ये बात। जी। और बाबर ने बाबरनामा में ये भी कहा है कि भारत वो इसलिए आना चाहता है क्योंकि यहाँ पे सोने चांदी तो है ही, अच्छे आर्टिस्ट हैं और बात मानने वाले आर्टिस्ट हैं, आर्टिजन्स। और आज मतलब ये जो सो कॉल भाई क्या कभी को तो इनको कुछ बोल नाम लेते हुए शर्म आती है, लेकिन ये लोग ये क्लेम करते हैं कि मुगलों ने इस देश को कला दी, और यहाँ बाबर अपने हाथ से लिख रहा है कि भारत की से कला ले जाके उसने वहाँ पे बनाया तैमूर का जो आप ये समझो कि जब नालंदा का फॉल होता है, हाँ, नालंदा के फॉल के बाद कितनी यूनिवर्सिटीज बनी। जो देश, जो प्रदेश यूनिवर्सिटीज नहीं बनाता है वो ना कला का पैटर्न हो सकता है ना ज्ञान का पैटर्न हो सकता है। चलो 2 पल के लिए मान भी लें कि ताजमहल उन्होंने बनाया, लेकिन एजुकेशन का क्या हो रहा था? एग्जैक्टली। भारत तो वो जगह था जहाँ विदेशों से लोग, ये आईवी लीग था, विदेशों से लोग आकर के विद्या ग्रहण करते थे। इनफैक्ट चाइना के जो ट्रेवलर थे उस वक्त के नाम में कोई सर वेनसैंग। हाँ, वो जब इंडिया आए थे उन्होंने बहुत डिटेल में मेंशन किया है नालंदा और इन सबको, जी किस लेवल का एजुकेशन सिस्टम था यहाँ पे। जी बिल्कुल। फाइहान, हुएनसांग, इन सब ने एजुकेशन सिस्टम की बात की है। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि भारत की एजुकेशन का पतन हो गया था। और एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे ऑफ कोर्स अबुल फजल, ये उस वक्त पे बात कर रहे हैं जब अबुल फजल बाय द वे अकबर के कोर्ट हिस्टोरियन थे जिन्होंने अकबरनामा, आइन अकबरी वगैरह लिखा, और उन्हीं के अंडर में बाबरनामा का ट्रांसलेशन भी हुआ था, स्कॉलर थे और बाबर के बड़े चहेते और क्लोज एड हुआ करते थे। तो एक वो दौर था जब अहमद शेर हिंदी जैसे लोग का बोलबाला बढ़ गया था अकबर के कोर्ट में, क्योंकि अकबर ने एक नया रिलीजन शुरू किया था, दीन इलाही। तो दीन इलाही का मतलब ये था उनके नज़र में कि ट्रू इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं आप। तो देयर वाज अ फैनेटिक ब्रांच ऑफ मुस्लिम्स लेड बाय अहमद शेर हिंदी विच हैड रिवोल्टेड अगेंस्ट अकबर, अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था। और उस इंस्टेंस पे अबुल फजल कहता है कि यहाँ से ज्ञान चला गया है, वो रो रहा है, ही इज लैमेंटिंग। ज्ञान और विज्ञान का पतन हो गया है। ये अबुल फजल खुद कह रहा है, खुद लिख रहा है वो। तो ऐसा कुछ अलग नहीं हुआ था अभी। ऐसा नहीं कि अकबर ने 10 साल में कुछ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बना दी या कुछ, लेकिन अबुल फजल अभी इसलिए रो रहा है क्योंकि अब अकबर को परेशान कर रहे हैं वहाँ के फैनेटिक मुस्लिम जो कि अहमद शेर हिंदी है। तो लेकिन ये खुद का अकाउंट है टू लेमेंट दैट देयर इज़ नो डेवलपमेंट ऑफ साइंस, साइंस हैज़ गॉन अवे, ऐसा करके कुछ ट्रांसलेटेड पार्ट में वो बोल रहा है अबुल फजल। और ये सब कुछ लिखा हुआ है खुद मुस्लिम हिस्टोरियन द्वारा, हिस्टोरियन इन द सेंस के हिस्टोरियन नहीं थे, अबुल फजल हिस्टोरियन थे, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है सब कुछ। जी। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपसे उस वक्त कन्वर्सेशन में मिस कर गया, ये जो 7.5 मिलियन लोगों की डेथ का अपन लोगों ने जो बात करा, ये नंबर कहाँ से आता है?
ये नंबर भी यूरोपियंस ने रिकॉर्ड किया है उस वक्त के, बिकॉज यूरोपियंस का आना जाना लगा हुआ था। ओके। और अच्छा, उन्होंने कंडीशन भी रिकॉर्ड करी, किस टाइप की कंडीशन थी हाँ उस फेमिन के दौरान? मैं वो पढ़ के बता सकता हूँ आपको। तो पीटर मुंडी ने विजिट किया था, और पीटर मुंडी ने बहुत ही हार्टनिंग रिकॉर्ड दिया है, जो पढ़ करके मतलब आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो लिखता है, पीटर मुंडी द आई एम राइटिंग द पीटर मुंडी द 17th century British traveler and merchant who visited the region during famine wrote in his diary, सूरत गुजरात, great famine, highways unpassable, infested by thieves looking not for gold but green. Kirka, town empty, half inhabitants fled, another half dead. Dhaita, children sold for 6 dams. 6 dams एक करेंसी है। माँ बाप अपने बच्चे को बेच रहे थे। और given for free to any who could take them so that they might be kept alive. Nadunbar in Maharashtra, no space to pitch a tent, dead bodies everywhere. Noisome smell from neighboring pit where 40 dead bodies were thrown. Survivors searching for grains in the excrement of men and animals. And highways stored with dead bodies from Surat to बुरहानपुर। और उस वक्त ये बोलता है कि कैसे शाहजहां के लोग कैसे ट्रीट कर रहे थे। आगे वो लिखता है, इन बाजार ले पीपल डेड एंड अदर्स ब्रीदिंग देयर लास्ट विद द फूड ऑलमोस्ट नियर देयर माउथ्स, yet dying for want of it, they not having wherewith to buy, nor the others so much pity to spare them any without money. There being no course taken in this country to remedy this great evil, the rich and strong engrossing and taking perforce to all themselves. मतलब उनके यहाँ तक खाना भरा हुआ है। मतलब ही इज गिविंग अ मेटाफर दैट उनके पास खाना भरा हुआ है, जो तिमुरिद लॉर्ड्स हैं या फिर जो शाहजहां के दरबार के लोग हैं। यहाँ पे 7.5 मिलियन लोग मारे जा रहे हैं, और यहाँ उनके गले तक खाना भरा हुआ है। इस लेवल का क्रूर, ये बता रहा है पीटर मुंडी, इस लेवल का क्रूर आदमी था वो। और उसे आज ये प्रेजेंट किया जाता है कि साहब वो बहुत मतलब दिल का बहुत अच्छा था, उसने अपनी मरी हुई लुगाई के लिए ताजमहल बना दिया। एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जो लाहौरी जिनका मैंने जिक्र किया था पहले, लाहौरी वो कोर्ट हिस्टोरियन है शाहजहां के। वो फेमिन के बारे में कहते हैं, फेमिन को वो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, इनहेबिटेंट्स वे रिड्यूस्ड टू द डायरेस्ट एक्सट्रीमिटी, लाइफ वॉज ऑफर्ड फॉर अ लोफ बट नन वुड बाई, डॉग्स फ्लैश वॉज सोल्ड फॉर गोट फ्लैश, द पाउंडेड बोन्स ऑफ डेड वे मिक्सड विद इन फ्लोर एंड सोल्ड, men began to devour each other, and flesh of a son was preferred to his love. The number of deaths caused obstructions in the roads. Those lands which had been famous for fertility and plenty of resources retained no traces of production. So वो ये बताना चाह रहा है लाहौरी कि हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि लोग कुत्ते की मीट से जो बकरी की मीट होती है उसका बार्गेन कर रहे थे। लोग इस तरह से मरे हुए थे। ये भी वही जिक्र कर रहा है कि बच्चों को बेचा जा रहा था। और ये खुद उस बेशरम शाहजहां का कोर्ट हिस्टोरियन कोट कर रहा है। या फर्टिलिटी पूरी जा चुकी है लैंड की। जो पूरा मालवा जो बिल्कुल रिच लैंड हुआ करता था खत्म हो गया है। और हमारे यहाँ के सर अगेन मैं यहाँ पे मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको इससे अटैच नहीं करूँगा, लेकिन हमारे यहाँ के बेशरम हिस्टोरियंस ने ये सब कुछ दबा के उसे एक दुनिया का सबसे बड़ा आशिक के तौर पे प्रेजेंट किया हम लोगों के सामने है। यही तो आयरनी है। बस यही मेरा मकसद है सर। ये पॉडकास्ट जो मैंने इतनी माथापोड़ी करी है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं इस पॉडकास्ट के लिए, सिर्फ यही मेरा मकसद है कि असली इतिहास विद फैक्ट जिसे किसी का बाप काउंटर ना कर सके, जिसके पीछे इतने सबूत है कि आप आ जाओ बात करने के लिए, हर चीज़ को, हर एक शब्द को बेकिंग देने के लिए एविडेंस मौजूद है, वो डेटा हमारे देश के हिंदी बोलने वाले लोगों तक पहुँचे। यही एकमात्र मकसद है इस पॉडकास्ट का। इस पूरे कन्वर्सेशन का अगर हम लोग सार देखें तो हम लोगों के सामने अब तक जो हिस्ट्री हम लोगों के सामने रखी गई हमारे हिस्टोरियन द्वारा, और जो भी ब्रिटिश हिस्टोरियन, आधी से ज़्यादा तो फर्जी हिस्ट्री है। जी सर,
ऑनेस्टली बोलूँ ना, अगर आप झूठ नहीं लिख रहे हो, लेकिन जो हुआ है अगर आप उसे नहीं लिख रहे हो, तो वो भी झूठ लिखने वाली बात हो गई ना। यस, बिल्कुल। आप अगर आप चेरी पिकिंग करके इवेंट्स लिख रहे हो तो फिर तो झूठ ही बोल रहे हो ना आप। अब जैसे ये फेमिन वाला पूरा का पूरा किस्सा है जो आपने इतना डिटेल में बताया, और जो इटालियन हिस्टोरियंस इन लोगों ने जिसे रिकॉर्ड किया है, ट्रेवलर्स जो थे उस वक्त के, उन्होंने वेल डिटेल में उन्होंने रिकॉर्ड किया, मतलब कितना मैंने इतना डिटेल में रिकॉर्ड किया उन्होंने, क्या बोलूँ अब मैं। ये हम लोगों को बताया ही नहीं। हम लोगों को क्या बताया कि शाहजहाँ तो इतना दिल का वो था, इतना अच्छा आदमी था कि उसने अपनी बीवी के लिए ताजमहल बना दिया। हाँ, एक जल्लाद, जल्लाद शब्द भी सच में कम है। 7 मिलियन लोग मार दिए जिस आदमी के राज में 7 मिलियन लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, उस आदमी ने अपनी उस बीवी के लिए ताजमहल बना दिया उस वक्त। वो जो बीवी भी उसी के अत्याचारों की वजह से मरी, क्योंकि हर साल उसको बच्चा पैदा करना था, और उसके लिए जल्लाद शब्द भी कम है। और उसे हम लोगों के सामने मतलब प्यार का पुजारी, प्यार का देवता, वैलेंटाइन डे के भगवान बना के पेश किया है। तो सत्य तो वैसा ही है। और ये बड़ा ही जैसे देखिए आप, हम जब ये बात करते हैं प्रेम की, तो सभी को बड़ी आपत्ति होती है श्री राम से। श्री राम को अलग अलग तरह के नाम दिए जाते हैं। ये बताया जाता है कि उन्होंने अपनी पति होने का धर्म सही से नहीं निभाया। अचानक से जो धर्म में कभी नहीं मानते, धर्म पे विचार देने लगते हैं। होता है श्री राम नहीं, लेकिन ये वो श्री राम थे जो लंका जा कर के हरा करके, जो दानवों के राजा हैं वो रावण, जो इतने शक्तिशाली है, उसको हरा करके ही कम्स बैक। और सीता माता भी चाहती थी कि श्री राम आए और हराएं, नहीं तो वो हनुमान के साथ अब जब आ सकते थे। जी एग्जैक्टली। और सर मैं एक यहाँ मेरा पर्सनल ओपिनियन डालना चाहूँगा। कोई भी पर्सन वहाँ पे होता, अगर वो वहाँ से उठ के अपनी वाइफ के लिए लंका लड़ने के लिए जाता रावण से, तो वो प्रूफ है अपने आप में कि वो अपनी वाइफ से प्यार करता है। जीत हार बहुत बात की बात है जी। वो उठ के जाना ही वो उस बात का सबूत है कि मतलब समुद्र, उस वक्त समुद्र पार करना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। जी हाँ, मुझे आपत्ति इस चीज़ से, देखिए मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अपराइट सपोर्टर हूँ। आपके ओपिनियन कुछ भी हो सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी उससे। लेकिन जब आप हिपोक्रीट हो जाते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आता है। क्योंकि अब श्री राम पे उंगली उठा रहे हो, जो कि हमारे कल्चर के सबसे बड़े आइकन है, हमारे सिविलाइजेशन के। मेरे नज़र में, आपके नज़र में कोई किसी पर, लेकिन परंतु मेरे नज़र में तो श्री राम मेरे सिविलाइजेशन के सबसे बड़े आइकन है। उनसे बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़ा श्री राम। आपने इतनी लोगों की आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए श्री राम को तरह तरह के नाम बुलाए। मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकता हूँ जो ऑल्दर टस्की जैसे लोगों ने इस्तेमाल किया है। ये दर्शाने जिसके मन में आता है वो बोल के जाता है। ये दर्शाने के लिए कि श्री राम ने सीता माता को बहुत गलत से ट्रीट किया, जबकि कहानी कुछ और है। आपने अमी गनत्रा जी के साथ पॉडकास्ट किया, तो आपने उनसे बहुत सारी कहानियाँ ऑफलाइन भी सुनी होंगी, मतलब बहुत। तो आपको पता चला होगा और भी कि श्री राम क्या थे और कैसे पर्सनालिटी थे। लेकिन जब पॉडकास्ट खत्म हुआ तो मैंने अमी जी को बोला, मतलब मैंने कहा कि इस पूरे कन्वर्सेशन के बाद में मेरे मन में प्रभु श्री राम के लिए जो सम्मान था वो 4 गुना बढ़ गया है। वो एक होता है ना कि एक आदमी को बहुत से होता है ना कि हम लोगों को फिर से प्यार हो जाता है, जिससे हम प्यार करते हैं उससे एक बार फिर से प्यार हो जाता है। तो वो इवेंट था मेरे लिए, वो पॉडकास्ट का जो पूरा ड्यूरेशन था। हाँ, और श्री राम, लेकिन आपने शाहजहाँ के इस कृत्य के ऊपर पूरा पर्दा ही डाल दिया। अब हम भूल जाते हैं, ये इस्लाम और हिंदुइज्म की बात अलग करते हैं, लेकिन आप जस्ट इसको न्यूट्रली देखने की कोशिश करो। एग्जैक्टली। एक वो कैरेक्टर है शाहजहाँ, जिसकी हरकतें औरंगजेब को ही पसंद नहीं आई। और खैर, इसका मतलब ये नहीं कि मैं औरंगजेब को जस्टिफाई करूँगा।
और लेकिन सत्य यही है कि औरंगजेब को भी शाहजहाँ से बड़ी परेशानी थी, उसकी अय्याशियों की वजह से और बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद शाहजहाँ की पत्नी की मृत्यु हो जा रही है वाइल गिविंग बर्थ टू 17th or 14th or 17th चाइल्ड आई हैव मेंशन्ड। तो अब आपने इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया। ताजमहल आपको एक प्रेम का आइकन नजर आया, हाँ, और कैसे इसे रामायण नहीं। जस्टिफाई करो ना भाई, इसे जस्टिफाई करो ना कि कैसे वो प्रेम का आइकॉन है। एक बीवी को आपने बच्चा पैदा करने की मशीन बना रखा था, हर साल आप बच्चा निकाल रहे हो वहां से, है ना। कोई आदमी प्यार नहीं कर, यार सर एक बात बताओ, एक आदमी अपनी वाइफ को हर साल के 9 महीने प्रेग्नेंट रखता है ना, हर साल उसे सेम पेन से गुजरना पड़ता है, वो क्या ही प्यार करता होगा उससे। उसके मन में उसके लिए प्यार तो छोड़ो, रेस्पेक्ट भी नहीं होगी। बिल्कुल। मतलब मेरी सिस्टर को भी 2 साल पहले मेरी भांजी हुई है, वो पूरा टाइम ड्यूरेशन जो उसका प्रेगनेंसी का था, मतलब किस्मत से कोरोना हो गया था और वो इंदौर आई थी मिलने के लिए, किस्मत से कोरोना का वो हो गया, लॉकडाउन लग गया, तो 2.5 महीने वो इंदौर ही थी। उस पूरे प्रेगनेंसी के 2.5 मिनट के टाइम पीरियड में उसे जो वॉमिट्स हुई, और वो जो पूरा मैंने देखा है सर, एक जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, एक महिला किस तरीके के फेस से गुजरती है ना। तो अगर कोई पर्सन अपनी वाइफ को आराम भी नहीं दे रहा है, वो हर साल उसने निकाला है बच्चा, तो उसके में लिटरली मेरे को ऐसा लगता है कि प्यार तो छोड़ो, उसके मन में रेस्पेक्ट भी नहीं है उसके लिए। हाँ बिल्कुल। एंड सो प्रॉब्लम मुझे यहीं पे आता है कि ये हिपोक्रेटिकल स्टैंड्स हो जाते हैं। मैं आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए खड़ा रहने को तैयार हूँ, लेकिन अगर आप हिपोक्रेट हैं तो आपके लिए मेरे मन में कोई इज्जत नहीं है। और मैं नहीं मानता हूँ कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के उस पॉइंट के लिए आपको कुछ मेरी तरफ से क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बिलीव नहीं करते हो। आप एक ऐसे एक्सप्रेशन में बिलीव करते हो जिससे आप पर्टिकुलर कम्युनिटी को नीचा दिखाओगे और पर्टिकुलर कम्युनिटी को ऊपर उठाने की कोशिश करोगे। और इस पुस्तक में भी जब इंट्रोडक्शन में जहाँ पे मैंने इसकी बात की है, तो मैंने भी यही सवाल उठाया है कि अगर आप चर्चिल को मास मर्डर बुला सकते हो, उससे दुगने से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई फॉर अ सो कॉल्ड क्रिएटेड फेमिन, जब हमारी जनसंख्या भी कम थी। प्रपोर्शन वाज लार्जर, एग्जैक्टली, वे लार्जर। जो एनेक्डोट्स आप सुनते हो पीटर मुंडी के रिकॉर्ड से, वो काफ़ी पेनफुल है। तो शाहजहाँ को हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? मेरा प्रश्न सिर्फ ये है, मेरा प्रश्न ये बिल्कुल नहीं है कि आप क्या कह रहे हो, आप कुछ भी कहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिसने जैसा किया है आपको ऑब्जेक्टिवली उसको वैसे प्रदर्शित करना ही पड़ेगा। यार आप सच बताओ ना जी। आप उसे वो लोगों को वो वाला सच क्यों बता रहे हो जिसमें आपका बंदा हीरो दिखे? आप पूरा सच बताओ ना, लोग डिसाइड करेंगे हीरो है कि विलन है। बिल्कुल भाई आप चेरी पिकिंग करके हिस्ट्री बताने वाले कौन होते हो? और अगर आप इस तरीके के काम कर रहे हो तो आप तो आपसे बड़ा कोई झूठा नहीं है। तो इसलिए मैंने अपने पुस्तक और मेरे को आपका सर यही मेरे को सबसे अच्छा लगा, पता है, मतलब बाबर की पोएट्री लिखने की जो कैपेबिलिटी है उसको आपने बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया। बाबर एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छे पोएट थे। पर्शियन के जानकार थे, टर्किक के जानकार, चगताई टर्की के जानकार थे, और उनके जिस तरह के मेटाफर्स उन्होंने पोएम्स में यूज़ किए हैं वो बहुत सुंदर है। तो एक ऑब्जेक्टिव बायोग्राफर का उद्देश्य हमेशा ये रहेगा कि आप जिस चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं उसको पूरी तरह से प्रदर्शित करें, उसके अच्छे बुरे हर कर्मों को सामने लेकर के आए। हालात ऐसे होते हैं कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो शायद कुछ लोगों के लिए माफ़ करने योग्य कभी नहीं होते हैं, होता है। अब जैसे विंस्टन चर्चिल,
विंस्टन चर्चिल के कुछ कुछ कृत्य को हम भुला नहीं सकते एग्जैक्टली। जो किया उसने, या फिर हम जलालुद्दीन मोहम्मद जिसको हम अकबर बुलाते हैं, उसके कुछ कुछ कार्य को हम भुला नहीं सकते। हालांकि बाद में उनकी नैया थोड़ी अलग डायरेक्शन में बहने लगी। सर थोड़ी सी ये, अब जब अकबर की बात आई गई है तो थोड़ी सी बात करते हैं अकबर के बारे में। किस तरीके के इंसान, मतलब एक्चुअल में किस तरीके के इंसान है, इंसान थे अकबर? तो पहले उनका नाम अकबर नहीं था, वो जलालुद्दीन मोहम्मद के नाम से जाने जाते थे। अच्छा। और ये जो टाइटल है अकबर का, उन्होंने खुद को दिया था। अच्छा, खुद नहीं। जब उनको जब पोस्टशाही हो रही थी, जब उनको व्हेन ही बिकेम, जब वो राजा बने, तो उन्हें खुद को टाइटल दिया अकबर का। और इसीलिए जब आप ये टर्म यूज़ करते हैं अकबर द ग्रेट, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक टर्म है, क्योंकि अकबर का अर्थ होता है ग्रेट। सो महान द ग्रेट इमेजिन कीजिए आप बोल रहे हैं। सो ऐसा नहीं है। अकबर उनका, क्योंकि उनका नाम अकबर नहीं था, उन्होंने टाइटल इसीलिए लिया था अकबर, क्योंकि वो बोल रहे थे कि जलालुद्दीन मोहम्मद द ग्रेट। ग्रेट, ओके। सो आप अगर ऐसे बोलते हैं तो वो सही है। सो कुछ लोगों का ये भी कई बार, मतलब व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स या फिर ट्विटर फॉरवर्ड्स या वट एवर, एक बार मैंने, किसी ने तो लिखा था कि अकबर तो इतने महान थे कि उनको अकबर का टाइटल भी एक राजपूत राजा ने दिया था। ये झूठ है, क्योंकि अकबर नामा में बिल्कुल क्लियरली लिखा है अबुल फजल ने कि अकबर ने खुद को ये टाइटल दिया है। सो वो झूठ पकड़ी गई थी। और जहाँ तक इस इंसान का सवाल है जलालुद्दीन मोहम्मद का, हाँ, क्योंकि ऐसा कहा, ये मैंने इसलिए पूछा सर आपसे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भी अपन लोग आर्ग्यूमेंट करने जाओ ना इस तरीके के टॉपिक पे, तो ये कहा जाता है कि चलो अकबर के पहले के जो शासक थे वो सब तो छोड़ो, अकबर ने तो जो भी किया इस देश के लिए किया। देश के लिए तो उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि इनफैक्ट दो हिस्टोरियन को मैं कोट करूँगा, SM इकरम, इरफान हबीब। ये दोनों कौन है? इरफान हबीब बहुत ही जाने माने हिस्टोरियन है, ओके। जो कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में है। ओके। और इरफान हबीब को माना जाता है कि उन्होंने हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्शंस किए हैं और किए हैं। और मैं कई बार ये भी बोलता हूँ कि अगर इरफान हबीब जो पब्लिक स्पीच देते हैं, वो काफ़ी उम्र हो गई है उनकी, और इनफैक्ट उनको एक बार के.एस. लाल भी एक हिस्टोरियन थे, तो उन्होंने के.एस. लाल ने एक एस्टिमेट किया था कि 1000 CAD से लेकर के 1500 AD के बीच में तकरीबन 80 मिलियन हिंदू पॉपुलेशन कम हुई, मारी गई, सेक्स स्लेव ले गए या कुछ भी हुआ। तो 1000 AD से लेकर के 1500 AD के बीच में तकरीबन 80 मिलियन, 80 मिलियन। सो उसके लिए उन्होंने एस्टिमेट दिया था। वो एस्टिमेट बेस्ड था बहुत सारे प्राइमरी सोर्सेज को करके आप, और वो एस्टिमेट बुलाया। एस्टिमेट का मतलब ये नहीं होता है कि ये फैक्चुअल नंबर है, मतलब एक एस्टिमेट, अंदाज आपने आगे निकाला। पीछे, और 80 मिलियन का नंबर है तो कुछ तो ऊपर नीचे हो गई ना। हाँ, लेकिन उन्होंने उसको जस्टिफाई किया था कैसे वो आ रहा है। लेकिन तो जब उन्होंने ये लेकर के आए, तो इरफान हबीब ने उनको क्रिटिसाइज किया कि ये क्या गलत है। और जो क्रिटिसिज्म था वो एक्चुअल क्रिटिकल अप्रेजल नहीं था उनके काम का, बट इट वाज एक रिटोरिक जवाब था कि वो तो ऐसे हैं वैसे हैं करके। क्योंकि बेकिंग देने के लिए खुद की हाँ, काउंटर करने के लिए कुछ है नहीं, तो अब सामने वाले जैसे की आप, इमेज खराब करने तो लगो। के.एस. लाल ने उसका जवाब दिया, और वो जवाब 2 बार पब्लिश हुआ। 1990s में ही पब्लिश हुआ, 1970s में ही पब्लिश हुआ, 2 अलग अलग फोरम। एक बार उनकी किताब में आई और एक बार एक छोटे से पेपर में आई थी। तो उनका ये कहना था कि भैया मैं तो बोल रहा हूँ कि एस्टिमेट है, अगर आपको परेशानी लग रही है आप एस्टिमेट दे दो ना। एग्जैक्टली 50 साल हो गए, आज हमारे बीच के.एस. लाल नहीं, इरफान हबीब है, आज तक नंबर नहीं आया, जवाब नहीं आया है। तो ये है वो इरफान हबीब। ये इरफान हबीब वो भी हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि में भी कुछ ऐसे कार्य किए थे जो
अगेन अभी अब सब कुछ पब्लिक डोमेन में आ गया है, उन्हें फर्ज करने की कोशिश की थी, तो इनके बारे में लोग पढ़ सकते हैं। तो इरफान हबीब को मैंने कोट किया है, इरफान हबीब, एस एम विक्रम। तो इरफान हबीब का काम मुगल कालीन इकोनॉमिक हिस्ट्री पे अच्छा काम है। तो एक कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक है, जिसके जो चीफ एडिटर्स थे तपन राय चौधरी और इरफान हबीब। तो उन लोगों ने ये एस्टिमेट किया था, अकबर बहुत ही ज़्यादा पैसे होल्ड करके रखता था। ही होल्डेड मनी कई के लिए, खुद के लिए। ओके। सो लोगों पे कंज्यूम नहीं हो, लोगों पे नहीं यूज़ किया जाता था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आता है कि जो फ्रैंको बनिया, जो कि अकबर के दौरान विज़िट करते हैं, तो उन्होंने भी ये मेंशन किया है कि जो वहाँ पे जो अमीर हैं, जो रिच लोग हैं, इंक्लूडिंग जो कोर्ट में बैठते हैं, उनकी जो तिजोरी भरी रहती है, लेकिन जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं। ये एक थर्ड पर्सन का जो विजिट किया, हाँ, जो थर्ड, जो अनबायस्ड है ना, वो तो एक थर्ड पर्सन, उसका क्या लेना देना, बस वो आके विजिट करके गया। प्रोबेबली ही वाज पोर्तुगीज, उसने ये बोला है पोर्तुगीज या फ्रेंच, हाँ, कि अकबर के शासन काल में वो महान अकबर, जिसे महान बताया जाता है, गरीब और गरीब होता जा रहा था। या और वो ये भी बताते हैं कि हर जगह पे मंदिरों के जगह पे मस्जिदें और मकबरे आ गए हैं। तो ये फ्रैंको बनिया, बट खैर, तो अकबर के काल में, और अकबर का ही वो काल है जब भारत का जीडीपी शेयर सबसे पहली बार चाइना से नीचे हुआ। अच्छा। तो 1600 AD में भारत का जो जीडीपी शेयर था चाइना से ड्रास्टिकली नीचे पहली बार हुआ। और जो पूरा मुगल काल था, टिमुरिड काल एक्चुअली, उसमें 1500 से लेकर 1820 के बीच में हमारा जो जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ था, जो कि परसेंटेज, वो नेगेटिव था। मतलब लोग पुअर होते जा रहे थे, नेगेटिव। ये वही इकलौता दौर 1500 से लेकर 1820 के बीच में ही है जब जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ नेगेटिव था। और ये ब्रिटिशर्स के टाइम में भी नहीं हुआ, नेगेटिव, -1 वाज आवर ग्रोथ रेट। और हम लोगों को क्या बताया जाता है कि मुगलों ने तो इस देश की इकोनॉमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, अब ऊपर से नीचे लेके। तो अब इसके लिए लोग चिल्लाएंगे आपके शो को देख के कि सोर्स क्या है। सोर्स वही है जिसको यूज़ करके ये बताते थे कि मुगल के टाइम में 25% जीडीपी शेयर था। ये वही सोर्स है भाई लोग। अच्छा। वो एंगस मेडिसन, उन्होंने एस्टिमेट किया है उनके टेबल में, जो मैंने प्रोड्यूस भी किया, रिप्रोड्यूस किया अपने बुक में। मतलब कि फिर तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप उस सोर्स को सही मान के 25% बोल रहे हो तो इसको भी आपको मानना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा मानना है कि एंगस मेडिसन का जो मेथड है दैट्स नॉट वेरी अप्रोप्रिएट, वो अप्रोप्रिएट नहीं है। लेकिन अगर आप एंगस मेडिसन को यूज़ करके कुछ केस बना रहे हो तो मैं एंगस मेडिसन के टर्म्स में ही बात करूंगा। अब रही बात अकबर पे, वापस आते हैं, इसको मैं रैप अप कर देता हूँ अकबर के बारे में। सो अकबर ने एक बड़ा विचित्र प्राणी था अकबर। उसका एक रूल हुआ करता था कि जब अगर मुस्लिम महिला पब्लिक में जाएगी बिना वेल के या हिजाब के, तो उसको प्रोस्टिट्यूट बनाया जाएगा। ये रूल था, कानून था। ये ऑफिशियल कानून था अकबर के शासनकाल में? जी। और ये अगेन प्राइमरी सोर्स से आ रहा है। बदौनी उनके कोर्ट हिस्टोरियन थे, वो भी बदौनी भी थे। अकबर के बारे में बात करें तो अब जब वो पीरियड है जब ये बोलते हैं कि अकबर ने जो प्रयागराज का किस्सा का हम शुरुआत में बात कर रहे थे, तो उन्होंने इलाहाबाद जो नाम रखा था, वो दिने इलाही से वो इलाही टर्म आया था, वहाँ से वो आया था। इट वॉज सिंक्रिटिक। वो कोई उसको ये नहीं था कि, वो मुझे बिल्कुल मिथ्या लगता है, झूठ लगता है। क्योंकि 1567-68 के समय जब हल्दी घाटी की लड़ाई होने वाली थी, तो बदौनी ने आके अकबर से बोला, और ये जो इलाहाबाद का किस्सा है ये 1564 वगैरह के आसपास का है। जब पहली बार अकबर ने वहाँ विज़िट किया और उनको महसूस हुआ कि मुझे यहाँ पे इलाहाबाद बनाना चाहिए, मतलब नॉट 1564, मतलब आसपास की घटना है।
उस वक्त बदौनी ने आके बोला कि मैं अपने दाढ़ी को काफिरों के खून से रंगना चाहता हूँ। अकबर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसको 50 सोने के सिक्के दिए, सिर्फ ये जेस्चर के लिए। और यहाँ अकबर को मतलब सेकुलरिज्म का देवता बना के। आपको मैं एक और घटना बताता हूँ। एक ऐसी घटना है जहाँ पे अकबर का नफरत शिया मुसलमानों के लिए दिखता है। एक शिया सेंट को दफनाया जा रहा था अमीर खुसरो के बाजू में। अमीर खुसरो एक बहुत बड़े स्कॉलर, अमीर खुसरो की भी अलग कहानी है, कभी और हम बात करेंगे। तो अमीर खुसरो को जहाँ पे दफनाया गया था उसके बाजू में शिया। अकबर वॉज फ्यूरियस, अकबर बड़े नाराज हो गए। वो बोले कि एक पायस यानी कि बहुत ही अच्छे सुन्नी सेंट के बगल में या बाजू में तुम एक शिया हेरेटिक को कैसे दफना सकते हो? और ये ऑफिशियल रिकॉर्डेड है ये सब। और इस आदमी को इस देश के अंदर महान अकबर, सेकुलरिज्म और ये भारत को बनाने वाला कुछ भी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। आप चित्तौड़ की युद्ध में देखेंगे तो जो भी हुआ, जैसे घटनाएं घटी जब 40,000 के आसपास आफ्टर द बैटल, जब बैटल हुआ, जौहर शाखा होता है और उसके बाद जो मैसेकर हुआ उसमें 40,000 मतलब एज पर अबुल फजल के हिसाब से 40,000 किसानों को, मतलब वो नॉन कॉम्बेटेंट फोर्सेस थे, उनको मारा गया, उनको स्लॉटर कर जिनका दिया। कोई लेना देना नहीं था युद्ध से। एक घटना है जहाँ पे कालिका माता की मंदिर में जब वहाँ पे 200 के आसपास गायें आई थी बारिश से बचने के लिए, बारिश हो रहा था, तो वो जो अकबर की आर्मी है वो एंटर करती है, उसने 200 के 200 गायों को मार दिया और अपने जूतों में खून को भर करके वो पूरे कालिका माता के मंदिर पे इधर उधर छिड़क दिया। सो ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं। अब जैसे मैं कई बार मैं सोच रहा हूँ एक दिन आपको मैं फिर से बुलाऊं और हम लोग बैठ के अकबर के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करें। बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि अकबर की ये जो हिस्ट्री है ये डिटेल पॉडकास्ट डिजर्व करती है। बिल्कुल, क्योंकि जितना फर्जीवाड़ा हम लोगों के सामने परोसा गया है, हाँ, एक्चुअल एविडेंस बैक्ड हिस्ट्री के साथ में उसे काउंटर करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ये मेरे को आपकी ओर से वादा चाहिए कि आप आएंगे जब भी मैं बुलाऊंगा। अच्छा सर, एक मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मतलब आपसे हो सके तो आप करिएगा, मेरी ऑडियंस के लिए मैं चाह रहा हूँ, किसी लेफ्ट लीनिंग हिस्टोरियन का जो वो हिस्टोरियन जो वो हिस्ट्री में बिलीव करता है जो पिछले 70 साल से भारत के लोगों ने पढ़ी है, अगर आपके पास कांटेक्ट हो तो आप उन्हें यहाँ बिठा के मतलब बुलाइएगा, ताकि मैं एक बार उनसे पूछना चाहता हूँ और मेरी ऑडियंस भी पूछना चाहेगी कि क्यों किया उन्होंने ऐसा। बिल्कुल, कि हम लोगों को 70 साल ऐसी हिस्ट्री क्यों पढ़ाई। बाकी सर आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये जो बुक लिखी बहुत शानदार बुक है, उम्मीद करता हूँ लोग भी इसे परचेस करेंगे और पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। आपको फिर से बुलाएंगे सर, और आपसे बहुत सारे डिस्कशन करना बाकी है अभी, बट आप आए उसके लिए सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।